माध्यम से हमारे डॉक्टर आलिया जी भी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। मैं परम आदरणीय डॉक्टर आलिया जी, महाप्रबंधक नैनो टेक्नोलॉजी रिसर्च एवं अनुसंधान कलोल का, अपनी तरफ से और अपनी संस्था की तरफ से, हरियाणा राज्य कार्यालय की तरफ से, पूरे हरियाणा राज्य के अपने साथियों की तरफ से आज की इस वेबिनार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो डॉक्टर, मैं बात कर रहा था कि डॉक्टर अनिल यादव ना केवल नैनो यूरिया के, बल्कि उसके साथ साथ जो भी अन्य उत्पाद हैं, जैव उर्वरक है, सागरिका है और दूसरे उत्पाद हैं, उनको कैसे हम इस्तेमाल करके अपनी पैदावार में बढ़ोतरी कर सकते हैं, अच्छे दामों में उसकी बिक्री कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जमीन के स्वास्थ्य में कैसे वो योगदान दे सकता है, उसके स्वास्थ्य सुधार में, पर्यावरण सुधार में कैसे उसका योगदान रहेगा, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर, मैं अनुरोध करूंगा सबसे पहले अपने माननीय राज्य प्रबंधक महोदय से कि उपस्थित सभी अधिकारीगण महोदय का, हमारे किसान भाइयों का और दूसरी संस्थाओं से जो जुड़े हुए हमारे साथी कर्मचारी अधिकारी हैं, उनका अपने राज्य कार्यालय की तरफ से एक मिनट वीसी साहब ज्वाइन करने वाले हैं। एक मिनट। हाँ जी, स्वागत करें, अभिनंदन। आ गया। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर जी। नमस्कार। एक बार अनम्यूट कर लें डॉक्टर साहब, अनम्यूट कर लें एक बारी। हाँ ठीक है। हमारे बीच में परम आदरणीय डॉक्टर बलदेवराज काम्बोज, कुलपति चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, वो हमारे बीच में आगे हैं। मैं डॉक्टर साहब का भी अपनी तरफ से, अपनी संस्था इफ्को की तरफ से और पूरे हरियाणा राज्य तथा अन्य दूसरे राज्यों के किसान भाइयों की तरफ से आज की इस वेबिनार में, जिसका विषय है नैनो यूरिया परिचय एवं फसल उत्पादकता में महत्व, हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं डॉक्टर साहब। और माननीय एसएमएम महोदय से अनुरोध करता हूं कि वो सभी अधिकारीगण महोदय का, किसान भाइयों का राज्य की तरफ से स्वागत। राज्य कार्यालय हरियाणा की ओर से नैनो यूरिया परिचय एवं उत्पादन में महत्व विषय पर आज एक वेबिनार का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर बी.आर. काम्बोज जी, वाइस चांसलर चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, डॉक्टर दिनेश कुमार त्यागी जी, मैनेजिंग डायरेक्टर सीएससी नई दिल्ली, श्री योगेंद्र कुमार जी, मार्केटिंग डायरेक्टर इफ्को नई दिल्ली, डॉक्टर रमेश आलिया जी, जीएम नैनो टेक्नोलॉजी इफ्को कलोल, डॉक्टर अनिल यादव जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक केवीके रिवाड़ी, समस्त केवीके के वैज्ञानिकगण, यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकगण, कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिकारीगण, इफ्को नई दिल्ली तथा अन्य प्रदेशों से इफ्को के अन्य अधिकारीगण, इफ्को की सहयोगी संस्थाएं, इफ्को एमसी, इफ्को बाजार, इफ्को किसान संचार, आईएफएफडीसी, इफ्को टोक्यो, इफ्को सीएन के सभी अधिकारीगण, इफ्को डेलीगेट, सभी सहकारी समितियों के प्रतिनिधिगण, प्रबंधकगण, बिक्री केंद्र प्रभारी, सभी उर्वरक बिक्री केंद्र प्रभारी, सभी सीएससी के अधिकारी, एमवीएलई, पत्रकार बंधुओं, मीडिया बंधुओं, सम्मानित किसान भाइयों बहनों, आज बड़ी इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं इफ्को की ओर से आपका सभी का स्वागत करता हूं और साथ ही बताना चाहूंगा कि राज्य कार्यालय द्वारा हमेशा प्रयास रहता है कि किसानों को बेहतर से बेहतर उत्पाद उपलब्ध कराए जाएं, साथ साथ उनकी आमदनी बढ़ाने हेतु, उनकी पैदावार बढ़ाने हेतु हम तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। लेकिन इस बार कोरोना काल में आप लोगों से सीधा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो हमने प्रयास किया है कि वर्चुअली माध्यम से हमने काफी मीटिंग भी की है। आज भी हमने ये वेबिनार रखा है। आज हमारे पास में काफी एक्सपर्ट लोग उपस्थित हैं। किसान भाइयों, इफ्को द्वारा एक नया उत्पाद लेकर आया गया है जो यूरिया का विकल्प है। हरियाणा राज्य के अंदर अभी तक पिछले 3 सीजन से हमने काफी किसानों के यहाँ के ट्रायल लगाए। भारतवर्ष में जैसा 11,000 ट्रायल किसानों के यहाँ लगे, हरियाणा राज्य के अंदर सभी जिलों में और सभी फसलों पर करीब हमने 800 ट्रायल लगाए। जितने हरियाणा राज्य के अंदर केवी के हैं, सभी के सहयोग से उनके यहाँ भी ट्रायल लगाए गए हैं। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में तो पिछले 3 साल से हम लगातार इस पर ट्रायल लगवा रहे हैं। और इधर करनाल में
पिछले 1 साल से CSRI में भी ट्रायल लगाए गए हैं और जो किसानों के फीडबैक अभी तक प्राप्त हुए हैं, बहुत ही अच्छे परिणाम नैनो यूरिया के प्राप्त हुए हैं। और इसी विषय पर रेवाड़ी क्षेत्र में डॉक्टर अनिल यादव, जो कृषि विज्ञान केंद्र रेवाड़ी के साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा एक रेवाड़ी के आसपास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चला गया है, जिसमें जैविक खेती के साथ साथ नैनो का भी प्रयोग किया गया है। उसके बहुत ही अनूठे परिणाम मिले हैं और पैदावार में भी किसानों को काफी लाभ हुआ है। उसके विषय में डॉक्टर अनिल कुमार आज पूरा विस्तार से बताएंगे, हमारे साथ हैं। और मैं यह बताना चाहूंगा कि नैनो यूरिया एक यूरिया का विकल्प है, जिसमें हम 50% तक की यूरिया को रिप्लेस कर सकते हैं नैनो यूरिया के द्वारा। और अभी तक जो राज्य के अंदर जितने भी हमें किसानों ने बताया, लगभग 8 से 10% तक की फसल में भी वृद्धि हुई है। इसके साथ ही मैं एक बार पुनः सभी का इफ्को की ओर से, अपने राज्य कार्यालय हरियाणा की ओर से पुनः आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी हमारे राज्य विपणन प्रबंधक महोदय ने हमें विस्तार से जानकारी दी कि पिछले 3 क्रॉप सीजन से हमने इस नए उत्पाद के बारे में कहाँ-कहाँ ट्रायल लगाए हैं और उसके कैसे परिणाम रहे हैं। तो ज्यादा समय आपके और वैज्ञानिक गण महोदय के बीच में न लेते हुए मैं अब एक ऐसी शख्सियत से आपका परिचय कराना चाहता हूं, डॉक्टर रमेश रालिया जी, जो इस उत्पाद के नैनो यूरिया के जनक हैं। और इससे पहले इफ्को में से जुड़ने से पहले डॉक्टर साहब ने वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में रिसर्च का बहुत साइंटिस्ट रहे हैं और बड़ा योगदान रहा है। और बेसिकली डॉक्टर साहब एक किसान परिवार से संबंध रखते हैं, राजस्थान के जोधपुर जिला से एक किसान परिवार से संबंध रखते हैं। ये भी हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। तो मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर रमेश रालिया जी से कि इस उत्पाद के बारे में हमारे जितने भी जुड़े हुए भागीदार हैं उनको इसके लिए जानकारी दें। डॉक्टर रमेश रालिया जी। थैंक यू ओम कुमार सिंह जी। रेस्पेक्टेड वाइस चांसलर सर बी.आर. कंबोज सर, श्री दिनेश त्यागी जी CSC से, ऑनरेबल मार्केटिंग डायरेक्टर योगेंद्र कुमार सर एवं पुष्पेंद्र वर्मा सर, स्टेट मार्केटिंग मैनेजर हरियाणा, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय दिया। एवं इसके साथ में सभी किसान भाइयों को जो हरियाणा से जुड़े हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार एवं प्रणाम। मैं एक प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा, मुझे उसका राइट्स दिया जाए शेयर करने का। एवं श्री अनिल यादव जी जो KVK से वैज्ञानिक साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने वो ट्रायल भी लगाया और हमें उनके ट्रायल को विजिट करने का भी मौका दिया। तो मैं एक प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ। किसान भाइयों, आप एक प्रेजेंटेशन देख रहे होंगे स्लाइड के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। तो आज हम नैनो यूरिया, जो इफ्को का एक नया उत्पाद जो बनाया है नैनो यूरिया, जिसके बारे में पुष्पेंद्र वर्मा जी बता रहे थे, कि उसके बारे में हम बातचीत करेंगे और उसके बारे में क्या है वो उसकी जानकारी हासिल करेंगे। नैनो यूरिया एक नैनो टेक्नोलॉजी आधारित उर्वरक, नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड फर्टिलाइजर है। इसको नैनो साइंस एवं टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। नैनो टेक्नोलॉजी में हम ऐसी संरचनाओं, ऐसे आकारों और ऐसे तत्वों का अध्ययन करते हैं या स्टडी करते हैं जिनका आकार, जिनकी मॉर्फोलॉजी 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होती हो। जब हम इतने छोटे कणों की बात करते हैं तो 1 से 100 नैनोमीटर को यदि हम तुलनात्मक रूप में देखें तो 1 मीटर के स्केल को यदि हम 1 अरब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें तो उसका एक टुकड़ा 1 नैनोमीटर होता है। तो क्या होता है ऐसे छोटे कण बनाने से यूरिया का, और उसका क्या प्रभाव है, उसके बारे में हम आज इस प्रेजेंटेशन के द्वारा जानकारी हासिल करेंगे। तो जब बात करते हैं फर्टिलाइजर की या खाद की, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हम पौधों को उगाते हैं या पौधों को खेतों में जब उगाते हैं तो इनका एक संतुलित वृद्धि हो, इनका संतुलित विकास हो, इसके लिए पौधों को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार इंसान को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, विभिन्न मिनरल्स की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार पौधे को भी उन तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक वगैरह हम लोग जो खाद के रूप में देते हैं। लेकिन करीब 14 से 17 प्रकार के तत्व पौधे को
आवश्यक रूप से संतुलित वृद्धि और विकास के लिए जरूरत होती है, उन सब में सबसे ज्यादा जिस तत्व की आवश्यकता होती है वह है नाइट्रोजन। आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन का एवरेज ड्राई वेट प्लांट कंटेंट करीब 1.5% होता है, एवरेज कंटेंट। तो सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन की आवश्यकता सबसे अधिक मात्रा में पौधे को क्यों होती है? क्योंकि पौधे के अंदर पाए जाने वाले बहुत सारे ऐसे संरचनात्मक घटक, ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसे स्ट्रक्चर्स, उनके आकार की प्रमुख संरचना का भाग एक नाइट्रोजन होता है। जिस प्रकार हम जैसे दाल कुल के पौधे उगाते हैं, मूंग उगाते हैं या चना उगाते हैं, तो उनके अंदर हम प्रोटीन के लिए उगाते हैं। जिस प्रकार गेहूं उगाते हैं, चावल उगाते हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट के लिए उगाते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए। तो किसान भाइयों, इस प्रकार जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, या ऐसे तत्व जिनसे पौधों की पत्तियां हरे रंग की दिखाई देती है, क्लोरोफिल है, या जब ये क्लोरोफिल प्रकाश की किरणों को अवशोषित करके या प्रकाश की किरणों के द्वारा एक अभिक्रिया करता है जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिससे पौधा अपना भोजन बनाता है, इन सब क्रियाओं के लिए या पौधे के अंदर पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल्स जैसे डीएनए है, आरएनए है, इन सब का जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, उस संरचना का एक प्रमुख भाग नाइट्रोजन से बना होता है। इसके लिए पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के रूप में हम उसको प्रदान करते हैं। जैसा कि आप सब लोग इस पिक्चर से वाकिफ होंगे कि ये इफ्को का यूरिया का बैग है जो हम सभी लोग किसान भाई खेतों में इसका प्रयोग करते हैं। जब हम इस यूरिया का प्रयोग करते हैं तो ये हमारे पौधों को नाइट्रोजन के रूप में पोषक तत्व प्रदान करता है। लेकिन इसके नाइट्रोजन का जब हम नाइट्रोजन तत्व के रूप में जब हम इस यूरिया का प्रयोग करते हैं, और स्पेशली जब हम यूरिया का अधिक या असंतुलित प्रयोग करते हैं, आपने भी अखबारों में, मैगजीन में, शोध पत्रों में या कृषि की जो पत्रिकाएं आती है उसमें ये पढ़ा होगा कि जिस प्रकार एनपीके का रेशियो या उसका अनुपात में हमें प्रयोग करना होता है, उसके कहीं गुना अधिक अनुपात में हम यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं। अब यूरिया का हम अधिक या असंतुलित रूप से क्यों उपयोग कर रहे हैं? क्योंकि यूरिया जब पौधा उसका ग्रहण करता है या अपटेक करता है, तो उससे नाइट्रोजन की उपयोग की क्षमता केवल 30 से 40% होती है। जब उसकी उपयोग करने की क्षमता कम होती है 30 से 40%, तो आप सोच रहे होंगे कि 60 से 70% जो यूरिया है या नैनो यूरिया है, 60 से 70% जो यूरिया हम खेतों में डालते हैं, वह हमारा या तो हवा में चला जाता है, जिसे हम नॉक्स के रूप में या नाइट्रस डाइऑक्साइड के रूप में या अमोनिया के रूप में इमिशन हो जाता है। और जब हम वायु प्रदूषण के सूचकांक देखते हैं तो उसमें उसके अंदर एक प्रमुख सूचकांक होता है नॉक्स। इसी प्रकार यदि ये मिट्टी में चला जाता है तो ये हमारे मिट्टी के पीएच को असंतुलित कर देता है, उसका परिवर्तन कर देता है। और जब मिट्टी का पीएच बदल जाता है, स्पेशली एसिडिक हो जाता है और एसिडिटी हो जाती है, तो जिस प्रकार हमारे शरीर में एसिडिटी होने पर हमारा शरीर दूसरे तरीके के पोषक तत्व या भोजन अच्छे से नहीं ले पाता, इसी प्रकार मिट्टी में पीएच का बदलाव हो जाता है, तो पौधा जो अन्य तत्व उसको लेने होते हैं वो भी नहीं ले पाता। यदि ये यूरिया हम अधिक मात्रा में डालते हैं और उसके बाद पौधे को पानी पिलाते हैं या बारिश होती है, तो पौधा जो यूरिया है वो हमारे जल के अंदर, पेयजल के अंदर नाइट्रेट के रूप में चला जाता है, जिसके अंदर हमारे पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है। खासकर यदि हम वायु प्रदूषण की दोबारा बात करें तो इससे जो एक गैस निकलती है नाइट्रस ऑक्साइड, वह ग्रीन हाउस गैस के रूप में कंट्रीब्यूट करती है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, जिसके प्रभाव उसे जुड़े हुए। तो किसान भाइयों, इन सब प्रभावों को और किस तरीके से यूरिया का उपयोग पौधा अधिक से अधिक ग्रहण करे और कम मात्रा में यूरिया डालें, फिर भी हमें जितना उत्पादन हम आज प्राप्त कर रहे हैं या उससे अधिक उत्पादन हो और हमारे पर्यावरण की सुरक्षा हो, इस तरीके का तकनीक, इस तरीके का उत्पाद बनाने के लिए इफ्को ने एक नया रिसर्च सेंटर स्टेब्लिश किया है, जिसका नाम है नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर या अनुसंधान केंद्र। इस अनुसंधान केंद्र में नैनो टेक्नोलॉजी आधारित ऐसी शोध की जाती है जिसके अंदर ऐसे उत्पाद या तकनीकों का विकास किया जाता है जिसके अंदर हम हमारे कृषि को किस प्रकार टिकाऊ बना सके, किस प्रकार इसको प्रिसीजन एग्रीकल्चर कर सके, किस प्रकार एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी को रियलाइज किया जा सके।
और इसी तकनीक के रूप में इफ्को ने एक उत्पाद बनाया है जिसका नाम है इफ्को नैनो यूरिया और नैनो यूरिया लिक्विड। ये नैनो यूरिया लिक्विड जो यूरिया जो अभी खेतों में प्रयोग कर रहे हैं उसी प्रकार काम करता है, लेकिन इसकी पौधे की उपयोग करने की जो क्षमता है वह बहुत अधिक है। इस नैनो टेक्नोलॉजी से बनाए गए नाइट्रोजन उर्वरक नैनो यूरिया की उपयोग करने की क्षमता पौधों के द्वारा अधिक है, जिससे पौधों का विकास अच्छा होता है, पौधों का डेवलपमेंट, पौधों का ग्रोथ अच्छा होता है। जैसा मैंने शुरू में बताया कि 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 1 अरबवां भाग होता है। तो जो ये हमारे नैनो यूरिया के जो कण होते हैं, यदि हम उन कणों को देखें तो उन कणों का जो आकार है वो करीब 32 नैनोमीटर होता है। ये नैनो यूरिया भारत का पहला प्रोडक्ट है जो गैजेट नोटिफाइड है। नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड फर्टिलाइजर है, जो पहला उत्पाद, विश्व का पहला उत्पाद है ये, जिसको भारत में भी पहली बार इसको गैजेट नोटिफाइड किया गया है, जिससे कि किसान भाई इसका उपयोग कर सकें। तो यदि हम इसकी संरचना की बात करें तो नैनो यूरिया का एक कण करीब 32 नैनोमीटर का होता है। और आप इस बात को रेफरेंस लीजिए कि 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा होता है। दूसरी तरफ यदि हम यूरिया की बात करें तो यूरिया को यदि हम सेंटीमीटर स्केल पे देखें, जैसे आपको फोटो में देख रहे होंगे, तो यूरिया का एक कण करीब 1 मिलीमीटर से 3 मिलीमीटर के बीच में इसके कण होते हैं आकार के, और दूसरी तरफ नैनो यूरिया के कण है करीब 32 नैनोमीटर के। तो यदि आप ऐसे इसकी मात्रा की तुलना करें, इसके भार की तुलना करें, तो एक यूरिया का कण उसके करीब नैनो यूरिया के 55,000 कणों का भार लगभग बराबर होता है। तो आप ऐसा इमेजिन कीजिए, तो एक तरफ आपने एक यूरिया का दाना डाला भार के रूप में, दूसरी तरफ आपने 55,000 नैनो यूरिया के दाने डाले। तो उनका जो सतह के क्षेत्रफल की बात करें तो नैनो टेक्नोलॉजी से बनाए गए ये पार्टिकल्स, उनका जो सरफेस एरिया होता है या कुल सतह का क्षेत्रफल होता है वो करीब 10,000 गुना अधिक होता है साधारण यूरिया की तुलना। जब इसका सतह का क्षेत्रफल अधिक होता है तो एक बायोलॉजिकल इंटरेक्शन की बात करते हैं, नैनो बायो इंटरेक्शन की बात करते हैं, वो इंटरेक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जब ये इसको अच्छे से अवशोषित कर लेता है, अपटेक कर लेता है, तो इसका मेटाबॉलिज्म भी बहुत इफेक्टिवली होता है। क्योंकि नैनो यूरिया के पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो हमारे पौधे का जो लीफ सरफेस है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो जब हम इसको फोलियर स्प्रे करते हैं, पौधों की पत्तियों के ऊपर स्प्रे करते हैं, तो पौधा इसको आसानी से प्रयोग कर लेता है। किसान भाइयों, नैनो यूरिया का प्रयोग करने के लिए हमें ये जो नैनो यूरिया की जो बोतल है, उस बोतल का एक ढक्कन, जिस किसान भाई जो बैकपैक की टंकी में डाल के स्प्रे कर रहा है, एक ढक्कन करीब 25 ml लेकर के इस टंकी में स्प्रे डाल के स्प्रे कर सकता है, या फिर 2 ml लेकर के 1 लीटर पानी में मिलाना है और पौधों की पत्तियों के ऊपर उसके जीवन चक्र में 2 बार स्प्रे करना है। अब इससे क्या असर होगा उसको हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। किसान भाइयों, जब हम इसका स्प्रे करते हैं, इन नैनो यूरिया के कणों का 2 ml लेकर के 1 लीटर में मिलाते हैं और पौधों की पत्तियों पर स्प्रे करते हैं, तो चूंकि इन नैनो पार्टिकल्स का आकार बहुत छोटा है, लाइक 32 नैनोमीटर के आकार का है, तो पौधा इनको बहुत अधिक एफिशिएंसी के साथ इसको अवशोषित करता है और अवशोषित करने के बाद इसका बहुत इफेक्टिवली मेटाबोलाइज करता है, इसका उपयोग करता है। ये नैनो पार्टिकल्स जब हम पौधों की पत्तियों के ऊपर स्प्रे करते हैं तो पौधों की पत्तियों के ऊपर बहुत छोटे-छोटे छिद्र होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, या डायरेक्ट पेनिट्रेशन हाइडेथोड्स नाम का एक स्ट्रक्चर पत्ती के ऊपर होता है, वहां के थ्रू इसका पेनिट्रेशन। जब ये पौधे के पत्ती के अंदर, आप इस स्लाइड के अंदर देख रहे होंगे कि एक पौधा है और दूसरी तरफ एक कुछ लाइंस बनी हुई है, ये हमारा पत्ती को यदि हम एक सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखें तो इस प्रकार की संरचना हमें दिखाई देती है। इस संरचना के अंदर जब पौधा इस नैनो यूरिया को अपनी कोशिका के अंदर ग्रहण कर लेता है, तो क्योंकि चूंकि हम छिड़क तो पौधे की पत्तियों के ऊपर रहे हैं, तो ये जहां पर जैसे जड़ का विकास हो, चाहे पौधे की नीचे वाली पत्तियों में जाना हो, या जो पौधे की जो नई पत्तियां बनेगी उसके अंदर नैनो यूरिया का डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये एक फ्लोएम ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होती है, उसके थ्रू ये नैनो यूरिया बहुत इफेक्टिवली ट्रांसलेट हो जाता है जहां से हम स्प्रे करते हैं और जहां पौधे को जरूरत होती है। तो जरूरत के हिसाब से पौधा इसको स्लो रिलीज मैकेनिज्म और नीड बेस्ड ट्रांसलोकेशन, तो उससे पौधा इफेक्टिवली इसको मेटाबोलाइट और यूटिलाइज कर लेता है। किसान भाइयों, एक फोटो दिखाना चाहूंगा मैं, जो एक ट्रायल का है। इस तरीके की बहुत सारी ट्रायल, जैसे एसएमएम साहब बता रहे थे, करीब 11,000 लोकेशन पर भारत में ट्रायल लिया गया। तो ये फोटो जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर हमने ये देखा कि एक तरफ ये गेहूं की फसल है,
एक तरफ हमने 100% यूरिया, जो हम रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर जिसे कहते हैं, 100% यूरिया का डोज दिया। दूसरी तरफ हमने 50% यूरिया की डोज को कम किया जो ब्रॉडकास्ट करते हैं, और उसकी जगह हमने नैनो यूरिया का प्रयोग किया। और हमने ये पाया कि फसल के उत्पादन में करीब 8 से 12% का वृद्धि हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये मिला कि वहां पर हमारी मिट्टी, जिसे हम सॉइल बायोलॉजिकल हेल्थ कहते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट था। इससे जो अनाज हमें मिला उसकी पौष्टिकता अच्छी थी, और जब अनाज की पौष्टिकता अच्छी है तो उत्तम स्वास्थ्य, चाहे हम मानव की बात करें, चाहे वातावरण की बात करें, चाहे हमारे जमीन की बात करें, उन सब के उत्तम स्वास्थ्य में ये कंट्रीब्यूट करता है। किसान भाइयों, इस नैनो यूरिया को हम लगभग सभी प्रकार की फसलों पर इसका परीक्षण किया है। करीब 94 विभिन्न प्रकार की फसलों पर इस नैनो यूरिया का परीक्षण भारत के करीब 11,000 किसानों के खेतों में, कृषि विज्ञान केंद्रों में और 20 से अधिक कृषि विश्वविद्यालयों में इसका परीक्षण किया है। मैं माननीय कुलपति महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने भी अपने यूनिवर्सिटी में इसका ट्रायल लगाने का अनुमति प्रदान किया। तो नैनो यूरिया का प्रयोग लगभग सभी प्रकार की फसलों में उस फसल की उत्पादकता, पोषणता और फसल से आने वाले उत्पाद की पौष्टिकता बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। आप देख रहे होंगे इस फोटो के अंदर, जैसे सब्जी की फसल भी है, फूल की फसल भी है, ऐसी फसल भी है जिसके फल जमीन के अंदर लगते हो या खाने वाली पौध जमीन के अंदर लगती हो, या फिर ऐसी फसल भी है जो जैसे मटर की फसल आपको दिख रही है, मूंगफली की दिख रही है, गन्ने की फसल दिख रही है, सब्जी की दिख रही है, लाइक दैट। तो ये उदाहरण के रूप में पेश कर रहा हूँ कि इसको सभी प्रकार की फसलों पर प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मैं पौष्टिकता की बात कर रहा था, तो हमने जो अनाज उत्पादन किया नैनो यूरिया के प्रयोग से, डिटेल में इस पर्टिकुलर ट्रायल के बारे में अनिल यादव जी डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से नैनो यूरिया का ट्रायल किया गया गेहूं के ऊपर। लेकिन जो गेहूं का उत्पाद अनिल यादव जी के द्वारा हमें मिला, उस नैनो यूरिया के ट्रायल के बाद में जो उत्पाद हमें मिला, उस उत्पाद का हमने इसका न्यूट्रिशनल पैरामीटर एनालिसिस करवाया। जब हमने इसका न्यूट्रिशनल पैरामीटर एनालिसिस कराया, ये विशेषकर गेहूं की बात है, जब न्यूट्रिशनल पैरामीटर एनालिसिस कराया तो न्यूट्रिशनल पैरामीटर में जैसे कि लिपिड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर्स है या मिनरल्स है, अलग अलग प्रकार के मिनरल्स हैं, जैसे जिंक है, पोटेशियम है, कॉपर है, सल्फर है, सोडियम है, मैंगनीज, फॉस्फेट, आयरन एक्सेट्रा। तो किसान भाइयों, ये सब मिनरल, जब जैसे आपने कभी कभी कोई बैग खरीदा होगा, आटे का बैग खरीदा होगा, या फिर हम जो खाने पीने की जो वस्तुएं खरीदते हैं, उनके ऊपर एक टेबल बनी होती है न्यूट्रिशनल वैल्यू लिख करके। तो जब न्यूट्रिशनल वैल्यू जिस चीज की अधिक होती है, उसकी कीमत भी हमें उसी प्रकार से मिलती है। तो हमने ये पाया कि जब नैनो यूरिया का प्रयोग किया तो इन गेहूं में हमें 50% यूरिया का कम प्रयोग करने के बावजूद इनकी पौष्टिकता में वृद्धि पाई गई नैनो यूरिया के प्रयोग से। ये केवल अनाज की बात नहीं है, हमने जब इसका एप्पल के ऊपर प्रयोग किया, कश्मीर में एप्पल के ऊपर इसका प्रयोग किया, सेब के ऊपर इसका प्रयोग किया, तो हमने पाया कि ये फल का जो आकार होता है, फल का जो वजन होता है, उसमें तो मदद करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ इस फल के अंदर, स्पेशली जब हम सेब की बात करते हैं, तो इसके अंदर एक तो टोटल शुगर कंटेंट मापा जाता है, दूसरा इसकी टाइट्रेटेबल एसिडिटी मापी जाती है, ये हल्का सा जो खट्टापन आता है सेब के अंदर, वो मापा जाता है। तो इस तरीके से पाया कि ये जो जहां पर इन एप्पल के अंदर स्प्रे किया गया, वहां पर शुगर की कंटेंट बढ़ी है, तो शुगर की कंटेंट बढ़ी है तो जो एसिडिटी होती है, टाइट्रेटेबिलिटी होती है, वो हल्की सी कम हुई। इस प्रकार इसकी पौष्टिकता में भी वृद्धि हुई है। जब हम बात करते हैं, लॉजिस्टिक की बात करते हैं, जैसे भंडारण की बात करते हैं, परिवहन की बात करते हैं, आज हम हमारे खेतों में यदि जैसे 5 एकड़ का खेत है, 10 एकड़ का खेत है, 50 एकड़ का खेत है, तो हम लोग जहां पर यूरिया का 45 केजी का जो बैग आता है, उसको ले जाने के लिए, उसका परिवहन करने के लिए या उसका भंडारण करने के लिए, या तो हमारे पास बड़े बड़े गोदाम होते हैं, या फिर उसको परिवहन के लिए हम ट्रैक्टर या ट्रक का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि इसको हम एक साधारण, एक जैसे एक बोरी जो 45 केजी की आती है, उसका बराबर इफेक्ट यदि हमें एक आधा लीटर नैनो यूरिया से आता है, तो हम आधा लीटर की बोतल तो हम हमारे जेब में भी ले जा सकते हैं, जैसा कि एग्जांपल दिया गया है। सीएससी के डायरेक्टर साहब यहाँ पर हैं, तो वो बताएंगे कि किस तरीके से हम इसको किसानों को पोस्टल के द्वारा भी, कुरियर के द्वारा भी इस नैनो बोतल्स को हम आप तक, किसानों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इसका भंडारण और लॉजिस्टिक बहुत ही आसान रहेगा, क्योंकि इसका भार बहुत कम है और प्रभाव एक पूरे 45 केजी की यूरिया का जो बैग अभी जो प्रयोग कर रहे हैं उसके बराबर है। किसान भाइयों, इस नैनो यूरिया का जो बनाया गया,
उसका जो उद्देश्य था वो ये था कि पारंपरिक यूरिया जो हम लोग अभी प्रयोग कर रहे हैं उसको किस प्रकार हम कम कर सकते हैं। रासायनिक उर्वरक जो यूरिया का हम प्रयोग कर रहे हैं जिसका उपयोग करने की क्षमता 30 से 40% तक है, उसकी उपयोग क्षमता को बढ़ाकर किस प्रकार हम इसकी वॉल्यूम को कम कर सकते हैं, किस प्रकार इस नैनो यूरिया के प्रयोग से हम उत्पादन को और बेहतर कर सकते हैं और उत्पाद से जो पोषण मिलता है, जो हमें उत्पाद मिलता है, उस उत्पाद की उत्पाद के अंदर पोषक तत्वों की या मिनरल्स की या न्यूट्रिशनल वैल्यू उसके कैसे बढ़ाई जा सके। दूसरा, ये नैनो यूरिया जो हम साधारण यूरिया जिस प्राइस पे खरीदते हैं, उस प्राइस से भी ये नैनो यूरिया सस्ता होगा। जो सब्सिडाइज्ड रेट जो फार्मर्स को मिलती है उससे भी ये सस्ता होगा, तो ये आर्थिक रूप से सस्ता होगा और उत्पादन बढ़ेगा। और क्योंकि हमें रसायन कम खेत के अंदर डालना पड़ेगा, तो ये हमारे मिट्टी, हवा और पानी और पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है। किसान भाइयों, इसको हमने विभिन्न प्रकार के अन्य जीवों के साथ में भी इसका परीक्षण किया और ये पाया कि जैसे मधुमक्खियां जो हमारे परागकोश हमारे परागकण में हेल्प करती है, परागकण को एक जगह से दूसरे पौधे तक ले जाती है, फर्टिलाइज करती है, या केंचुआ जिसको हम किसान का मित्र भी कहते हैं, या फिर कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, स्पेशली दाल कुल के पौधों की जड़ों के अंदर इस प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, या फॉस्फोरस मोबिलाइजिंग फंगस या फॉस्फोरस मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया जो कि न्यूट्रेंट मोबिलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, इनके साथ में भी परीक्षण किया गया। तो ये पाया कि जो नैनो यूरिया है वो इन वनस्पतियों और जीवों के लिए भी विषैला नहीं है, इनके लिए भी इनकी संख्या को भी उल्टा बढ़ाता है, जैसे माइक्रोब्स की संख्या को बढ़ाता है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को इंक्रीज करता है। तो इस प्रकार नैनो यूरिया की जो एक बोतल का असर है लगभग 1 बैग के बराबर है और असर जो पौधे को उत्पाद के रूप में, पोषण के रूप में उसके बराबर है। और इस प्रकार खेत में हम यूरिया के रासायनिक उर्वरक का जो उपयोग अभी जो हम कर रहे हैं उसके ब्रॉडकास्ट के रूप में जो कर रहे हैं उसमें करीब 50% की कमी नैनो यूरिया के प्रयोग से संभव है। किसान भाइयों, आज तक इस नैनो यूरिया को लाने से पहले करीब 94 प्रकार की विभिन्न फसलों पर 11,000 से अधिक किसानों के खेतों में और 20 से अधिक कृषि अनुसंधान के संस्थानों में, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान है उनके अंदर, या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में या कृषि विज्ञान केंद्रों में इसका परीक्षण किया गया। और पूरे भारत की विभिन्न प्रकार की फसलों का और विभिन्न जगहों का एक नेशनल एवरेज हम लें तो नेशनल एवरेज में हमें ऐसा मिला कि नैनो यूरिया के उपयोग से करीब औसत उत्पादकता में 8% की वृद्धि हुई। और ये वृद्धि तब रिकॉर्ड की गई जब इसके साथ रासायनिक उर्वरक जो हम यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं उसमें 50% की कमी की गई। तो रासायनिक उर्वरक की यूरिया का प्रयोग में हम 50% की कमी करें और हमारा उत्पादन यदि बढ़ता है, हमारी जमीन, हमारा हवा, हमारे पोषकता बढ़ती है और जमीन और हवा और मिट्टी में और जल में जो प्रदूषण हो रहा है उसको हम यदि कम कर सकते हैं तो निश्चित रूप से ये पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है और किसानों के लिए भी लाभदायक है। किसान भाइयों, ये सब जो परीक्षण किए गए, यूनिवर्सिटीज में परीक्षण किए गए, केवीकेज में परीक्षण किए गए या किसानों के खेतों में परीक्षण किए गए, आप जो सुन रहे हैं किसान भाई, उनके भी किसी खेतों में परीक्षण हुआ होगा निश्चित रूप से। तो इसको परीक्षण करने के बाद एक भारत सरकार की एक गाइडलाइन है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की, डीबीटी की एक गाइडलाइन है, गाइडलाइन टू इवेल्युएट नैनो बेस्ड एग्री इनपुट्स। इसके जितने भी मानक पैमाने हैं उन पैमानों के ऊपर इस नैनो यूरिया का परीक्षण किया गया और इसका सुरक्षा की दृष्टि से, इसका एफिकेसी की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से इसका परीक्षण किया और ये पाया गया कि ये पर्यावरण के लिए, ये हमारे खेतों के लिए, किसानों के लिए और हमारे जो उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं उनके लिए लाभदायक है। उसके बाद भारत सरकार ने इसको भारत के राजपत्र में प्रकाशित करके किसानों के लिए प्रयोग की अनुमति प्रदान की है, जिससे कि किसान भाई भी इस नए टेक्नोलॉजी के उत्पाद का फायदा उठा सके। आज जो हम यूरिया प्रयोग कर रहे हैं, ये इस यूरिया की खोज जर्मनी में हुई थी। जर्मनी के वैज्ञानिकों ने इसका खोज किया था, जिसको हैबर एंड बोस प्रोसेस है हम लोग जिस यूरिया को बनाते हैं। लेकिन नैनो यूरिया भारत में बनाया गया, भारत में खोजा गया, आपकी किसानों की कंपनी इफ्को के द्वारा बनाया गया उत्पाद है, जो विश्व का पहला उत्पाद है, विश्व का पहला नैनो फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स है। तो समरी के रूप में किसान भाइयों, नैनो टेक्नोलॉजी आधारित नैनो यूरिया पौधों को नाइट्रोजन उर्वरक प्रदान करता है और ये पौधों को बहुत एफिशिएंटली नाइट्रोजन फर्टिलाइजर प्रदान करता है। पौधे इसको बहुत आसानी से अवशोषित कर लेते हैं जब इनको हम फोलियर स्प्रे करते हैं। प्रयोग करने में बहुत आसान है। इसका 2 ml लेकर के 1 लीटर पानी में मिलाएं
और पौधे की पत्तियों के ऊपर पौधे के जीवन चक्र में 2 बार स्प्रे करना है। इसको विभिन्न प्रकार की फसलों पर भारत के लगभग सभी राज्यों में उनके 11,000 से अधिक किसानों के खेतों में और कृषि अनुसंधान संस्थाओं विश्वविद्यालयों में इसका परीक्षण किया गया और ऐसा पाया गया कि ये उत्पाद किसानों को फसल उत्पादन बढ़ाने में और यूरिया के प्रयोग को कम करने में मदद करता है। ये भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित विश्व का पहला नैनो फर्टिलाइजर उत्पाद है और ये नैनो उत्पाद की जितने भी राष्ट्रीय, जैसे मैंने बताया कि डीबीटी की गाइडलाइन और अंतरराष्ट्रीय दिशा निर्देश जैसे कि OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दिशा निर्देशों की अनुपालना करके, मूल्यांकन करके ये उत्पाद बनाया गया है। ये कृषि में स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट है। किसान भाइयों, इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आपका कोई सवाल है तो मैं जरूर लेना चाहूंगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अभी डॉक्टर रालिया जी ने जो अपना वक्तव्य के माध्यम से हमें इस उत्पाद के बारे में बड़ी विस्तार से जानकारी दी और ये भी बताया कि भाई इसको इस्तेमाल करने से कैसे हम अपनी उत्पादन लागत को कम कर सकते हैं और उत्पादन में जो है ना वो वृद्धि कर सकते हैं। और अगले जो हमारे वैज्ञानिक हमारे बीच में आएंगे, आदरणीय डॉक्टर अनिल यादव जी, ये बिल्कुल जो डॉक्टर आलिया जी ने कहा उसी चीज को इन्होंने किसान के खेत पे करके दिखाया है। पिछले 2 साल से 2019-20 से और 2020-21 में बिल्कुल ना केवल किसान के खेत में उसकी उत्पादन बढ़ा है, उत्पादन लागत कम हुई है और जो उत्पाद उसको मिला है, जो प्रोड्यूस उसको मिली है, उसके दाम भी बहुत अच्छे किसान को मिले हैं। तो आपके और डॉक्टर यादव के बीच में ज्यादा समय न लेते हुए नैनो यूरिया एक सफल कहानी, डॉक्टर अनिल यादव की जुबानी। अनम्यूट करो डॉक्टर साहब। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज के इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर BR कंबोज जी, कुलपति चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, डॉक्टर दिनेश त्यागी जी, MD CSC दिल्ली, श्री योगेंद्र कुमार जी, मार्केटिंग डायरेक्टर इफ्को, डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा जी, स्टेट मार्केटिंग मैनेजर इफ्को, श्री इफ्को के सभी अधिकारीगण एवं विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए हमारे वैज्ञानिकगण, कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए वैज्ञानिकगण एवं अनेक अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए अधिकारीगण एवं सबसे अजीज एवं प्रिय किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आज इस 1 दिवसीय वर्चुअल वेबिनार में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे फसलों में अधिक उत्पादन के साथ साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए। ये आप लोग देख रहे हैं कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति दिनों दिन घटती जा रही है। इस घटती हुई उर्वरा शक्ति को ध्यान में रखते हुए आप देख रहे हैं पोषक तत्वों की मिट्टी के अंदर बहुत ज्यादा कमी आती जा रही है। पहले किसान यूरिया DAP तक सीमित था, लेकिन आज की अगर हम पोजीशन देखते हैं तो उसको पोटास भी डालना पड़ रहा है, उसको जिंक भी डालना पड़ रहा है, उसको सल्फर भी डालना पड़ रहा है। इन मुख्य पोषक तत्वों के साथ साथ सूक्ष्म तत्वों की भी आवश्यकता पड़ती जा रही है, जिसमें आयरन है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, बोरोन है। ये सभी सूक्ष्म तत्व हैं, इनकी भी हमें फसल उत्पादन बढ़ाने में इनकी मदद की जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब है कि हमारी मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व थे उनकी बहुत ज्यादा कमी आ चुकी है और यही लगातार कमी रही तो किसान भाइयों, हम टिकाऊ खेती करने में सक्षम नहीं रह पाएंगे। तो टिकाऊ खेती को सक्षम करना है तो हमें सबसे पहला काम है कि हमें अपनी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाना। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने आज पेश करता हूं। एक इंसान है जो हष्ट पुष्ट है, अच्छी वो खुराक ले रहा है, घी दूध यूज कर रहा है वो, और इसके साथ साथ वो अपने खेत के अंदर जम के मेहनत करता है और जब जम के मेहनत करता है तो उसको अच्छी आमदनी प्राप्त होती है और वो अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण करता है। लेकिन अगर उसी इंसान को कुछ बुरी आदत, जैसे नशे की कुछ बुरी आदत लग जाती है तो क्या हालत होती है कि उसका शरीर के अंदर कमी आनी शुरू हो जाती है, शरीर की ताकत कम होती चली जाती है
और जब ताकत कम होती जाएगी, जैसे जैसे ताकत कम होती जाएगी, उसी हिसाब से उसकी मेहनत कम होगी, और मेहनत कम होने के बाद उसकी आमदनी कम होगी, और पोजीशन ये आ जाती है किसान भाइयों कि परिवार का भरण पोषण करने में वो सक्षम नहीं रहता। यही सेम कंडीशन हमारी मिट्टी के साथ चल रही है किसान भाइयों, कि ये धीरे धीरे इसकी ताकत कम होती जा रही है, और ये एक रासायनिक खाद के रूप में जो नशे की लत जो हमारी जमीन को लग गई है, इस लत को हमने दूर करना है, इस लत से हमें अपनी मिट्टी को मुक्त करना है। तो आज इसी बात पे हम पूरी चर्चा करेंगे, और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों, कृषि विज्ञान केंद्र रेवाड़ी ने 2 साल तक फील्ड ट्रायल्स किए हैं, जिसके परिणाम मैं आज आपके साथ साझा करूंगा। प्रधानमंत्री परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र ने 50 एकड़ में जैविक खेती के लिए 2 गांवों का चयन किया। रेवाड़ी जिले के अंदर 2 गांवों का चयन किया, जिसके अंदर 50 एकड़ में कृषि विज्ञान केंद्र ने हर फील्ड से मिट्टी और पानी का नमूना लिया, और उसकी अपने केवीके के अंदर उसकी जांच की गई। जांच करने के बाद जो परिणाम हमारे सामने आए, जांच के आधार पे हमने अपने उन्हीं खेतों के अंदर जो ट्रीटमेंट थे वो तैयार किए। सबसे पहले हमने जो फसल ली, उसके अंदर गेहूं की फसल ली, और उसके ट्रीटमेंट जो हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से हमने इस फसल में काम किया है। बेसल डोज हमने शुरुआत में बेसल डोज ली। बेसल डोज के अंदर 2.5 टन कंपोस्ट खाद का प्रयोग किया गया। इसके अंदर आधा लीटर बायो फर्टिलाइजर इसी कंपोस्ट खाद में मिला के 5 से 6 दिन छाया में रखने के बाद इसको हमने फील्ड के अंदर अप्लाई किया। उसके बाद हमने पलेवा किया। पलेवे के अंदर बायोडिकम्पोजर का प्रयोग किया, जो हमारे हर किसान ने अपने वहां ड्रम के अंदर तैयार किया, और उस बायोडिकम्पोजर का प्रयोग भी हमने पलेवे के अंदर किया। उसके बाद बिजाई के समय हमने 25 किलोग्राम सागरिका, दानेदार सागरिका का प्रयोग किया। उसके बाद हमने गेहूं की बिजाई की, जर्मिनेशन बहुत अच्छी आई, जमवार बहुत अच्छी हुई। उसके बाद हमने पहली सिंचाई दी, और उस समय पे सागरिका लिक्विड की 1 स्प्रे की। उसके बाद हमने दूसरी सिंचाई की। उसके बाद फिर हमने दूसरी सिंचाई में भी हमने 1 लिक्विड सागरिका की स्प्रे दोबारा। पहली सिंचाई से दूसरी सिंचाई के बीच की अगर हम पोजीशन देखते हैं, हमारी फसल की पोजीशन अच्छी थी, लेकिन जैसे हमने दूसरी सिंचाई दी है, उसके बाद 48 से 50 दिन पे जब हमारी फसल आई, और उस समय पे फसल पूरे जोरों पे होती है, कि उस समय पे हमारी उसकी पचराव टिलरिंग ज्यादा होती है, ग्रोथ होती है, वो फेज होता है। और उसी फेज में आके, क्योंकि उस समय किसान भाइयों उस फसल को ज्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, और पोषक तत्व हमारी जमीन से कम मिल पाए, इस वजह से फसल के अंदर जो निचली पत्तियां थी उसमें पीलापन शुरू हो गया। और 3 से 4 दिन के अंदर जब हमने पूरी विजिट की, तो 3 से 4 दिन के अंदर हमारी लगभग फसलें 50 एकड़ में वो पीले रंग में परिवर्तित हुई। अब हमारी भी कुछ इसमें चिंताएं बढ़ी, क्योंकि ऑर्गेनिक हम लेके चल रहे हैं, और उसके अंदर हम यूरिया ना किसान तैयार है और ना हम तैयार थे। अब उसके बाद ये भी देखना है कि 50 एकड़ में किसानों की ये जो प्रोग्राम है, तो उसमें उनकी भी हमें रखनी है कि पैदावार उनको पूरी मिले, उनको भी रिटर्न पूरा मिले। उसको ध्यान में रखते हुए इसी समय पे इफ्को ने एक प्रोग्राम सोना के पास लाला खेड़ली में प्रोग्राम किया था, और मुझे भी उसमें आमंत्रित किया गया था, और मौका मिला मुझे। और श्री योगेंद्र कुमार जी जो मार्केटिंग डायरेक्टर है इफ्को के, वो भी उस प्रोग्राम में आए हुए थे। मैंने उनके सामने एक रिक्वेस्ट की, और उन्होंने तुरंत उसी समय बहुत जल्दी एक्शन लिया, और 3 दिन के अंदर अंदर हमारे पास नैनो की 50 बोतल वो हमारे पास भिजवाई। फिर हमने उसके अंदर उसकी स्प्रे की। किसान भाइयों, मैंने सुना है पहले ये बातें, कई बार प्रोग्राम में, इफ्को के प्रोग्राम में भी सुने हैं कि इफ्को जो है वो किसान हितैषी संस्था है, लेकिन उस दिन मैंने ये देखा कि उन्होंने ये प्रमाणित किया कि वाकई में किसान हितैषी है इफ्को, कि उन्होंने किसानों की समस्या देखी कि 50 एकड़ में किसानों के सामने बहुत बड़ी समस्या आ रही है, और उन्होंने पूरे देश से जहां से भी इकट्ठी करवाई बोतल्स, क्योंकि उस समय पे सिर्फ ट्रायल्स के लिए आई हुई थी और बहुत कम बोतल की मात्रा थी, लेकिन फिर भी उन्होंने तैयार करके हमें ये बोतल दी, और हमने जब स्प्रे करवाई, पहली स्प्रे हमने
ठीक 55 दिन पे हमने वो स्प्रे कर दी थी। उसके बाद दूसरी स्प्रे उसके 15 दिन के अंतराल पे। किसान भाइयों, ये फैक्ट है कि उसमें जब आई हम जो बदलाव आया उसके अंदर बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स हमें प्राप्त हुए कि एकदम जो पीला कलर बन गया था फसल का, वो एकदम हरे रंग में परिवर्तित हो गया और पूरा जो है ग्रोथ और टिलरिंग बहुत अच्छी स्टार्ट हो। अब ये देखिए, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती के अंदर सिर्फ किसान भाइयों यही एक समस्या सबसे बड़ी आती है कि हम फास्फोरस की भी मात्रा पूरी कर लेते हैं, कंपोस्ट खाद है, बायो फर्टिलाइजर है, सागरिक है, इनके माध्यम से हम इनकी मात्रा पूरी कर लेते हैं, पोटास की हमारी मात्रा पूरी हो जाती है, बाकी सूक्ष्म तत्वों की मात्रा पूरी हो जाती है, लेकिन नाइट्रोजन जो कि हर फसल को बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए, तो इसकी हम पूर्ति नहीं कर पाते। इसमें हमने ये एक बहुत अच्छा विकल्प मिला कि नैनो नाइट्रोजन, नैनो यूरिया का जब स्प्रे हुआ तो हमारी फसल की जो पैदावार है वो वही पैदावार हमारी आई जो हमने इनऑर्गेनिक तरीके से, जिसके अंदर रासायनिक खादों का रिकमेंडेड तरीके से प्रयोग किया, उसके बराबर की पैदावार हमारी 48 मन की जो शुरू में आई थी वही उसके बराबर की हमारी इसमें आई। इसके बाद हमने इस प्रोग्राम को जारी रखते हुए अगली फसल पर हमने काम किया, बाजरा और तिल पर। अब हमारी आती है कि 30 एकड़ में हमने, उन्हीं 50 एकड़ में से 30 में हमने बाजरा सिलेक्ट किया और 20 एकड़ में हमने तिल की खेती करवाई, क्योंकि उस एरिया में तिल की खेती भी किसान काफी करते हैं। तो हमने उन्हीं फसलों को चुना है जो किसान आराम से कर रहे हो। अभी हमने कोई बदलाव नहीं किया, हम सिर्फ ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें हमने तिल और बाजरा की फसल में, बाजरा में भी हमने वही प्रोग्राम, यही जो हमने ट्रीटमेंट रखे, यही ट्रीटमेंट रखे और 2 स्प्रे हमने नैनो नाइट्रोजन की इसमें की। इसी तरह तिल में हमने कंपोस्ट खाद की जो मात्रा है वो हमने आधी की, 1.25 टन की हमने इसमें कंपोस्ट खाद रखा, बायो फर्टिलाइजर सागरिका और नैनो की 2 स्प्रे की, वो बराबर मात्रा में रखे, वही ट्रीटमेंट सेम आए। अब उसमें पैदावार में मैं आपको बताता हूँ कि बाजरे के अंदर हमारी जो ऑर्गेनिक तरीके से की गई थी और जो इनऑर्गेनिक तरीके से हो रही है, उसके अंदर हमारी बाजरे में करीब 4.22% की हमारी पैदावार में बढ़ोतरी हुई। यानी कि अब हम ये अभी तक हमारी किसानों की यही बातें आ रही थी कि ऑर्गेनिक खेती जब हम करते हैं तो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल हमारी पैदावार बहुत ज्यादा कम हो जाती है। ये बिल्कुल फैक्ट है। जैसा कि मैंने आपके गेहूं की खेत की बात बताई है, वही बातें आती है कि इस समय नाइट्रोजन की पूर्ति जब नहीं हो पाती है तो यही पोजीशन आ जाती है कि किसान की पैदावार आधे से भी कम है। इसीलिए किसान विमुख हो जाता है कि ऑर्गेनिक खेती की तरफ नहीं बढ़ता। लेकिन ऑर्गेनिक खेती पे बढ़ने के लिए हमें एक बहुत अच्छा विकल्प दिया है। इस विकल्प को हम चुनते हुए ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ सकते हैं। हमारी तिल की मैं आपको बताता हूँ कि तिल की पैदावार में बहुत अच्छे हमें रिजल्ट मिले। तिल के अंदर 24% की बढ़ोतरी हमारी पैदावार में आई, क्योंकि तिल जो है वो भी न्यूट्रिएंट की जो पूर्ति है वो तिल के अंदर बहुत अच्छे से हुई। इसके अंदर थोड़ी सी ये आती है कि किसान इसमें फर्टिलाइजर कम इस्तेमाल करता है, सिर्फ रासायनिक खाद का, इसमें डीएपी का और यूरिया का उपयोग करता है। तो इस हिसाब से हमें जो तिल के अंदर बहुत अच्छी इसमें रिपोर्ट हुई। इसी कड़ी को हमने जारी रखते हुए 2020-21 में फिर गेहूं और सरसों दोनों के प्रोग्राम किए। हमने अपने वही 50 एकड़ गेहूं में लिए हैं, लेकिन अब इसके साथ साथ हमारे किसानों ने मन बनाया कि अब की बार हम अलग से 10 एकड़ सरसों में भी हम यही ऑर्गेनिक तरीके से काम करें। 50 एकड़ में हमारे गेहूं पे ट्रायल्स चले हैं और 10 एकड़ में साथ में सरसों पे हमने ट्रायल किए हैं। अब की बार हमारी पोजीशन आई है कि गेहूं के अंदर वही सेम हमने ट्रीटमेंट, हाँ इसमें हमने एक बदलाव किया है कि नैनो नाइट्रोजन की हमने 3 स्प्रे ली। इसमें एक हमने शुरुआत से ली है, अब हमने पहली सिंचाई के बाद से स्टार्ट किया है। पहली सिंचाई के बाद हमने पहली स्प्रे ली नैनो नाइट्रोजन की, उसके हर 15 दिन के अंतराल पे हमने 2 स्प्रे और ली, 3 स्प्रे नैनो नाइट्रोजन की, और सेम ट्रीटमेंट हमने जो पहले लिए थे वही हमने इसमें लिए हैं। और उसके बाद हमारी जो गेहूं की पैदावार में 5.35% की वृद्धि हुई। ये मैं आपको कोई अपने रिसर्च फार्म के डाटा नहीं बता रहा हूँ, हम कंट्रोल्ड कंडीशन के डाटा मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। ये हमारे किसानों के जो फील्ड पे ट्रायल्स हुए, किसानों के खेतों में जो किसानों ने किए हैं, वो डाटा मैं आपके साथ शेयर करूँ। अब दूसरी हमारी आती है फिर मस्टर्ड की बात। मस्टर्ड में जब हमने इसके ट्रायल्स किए तो मस्टर्ड के अंदर भी जो
सबसे अच्छी चीज मस्टर्ड के अंदर हमें ये लगी कि जो पचराव था मस्टर्ड में, वो सरसों के अंदर पचराव, इसमें नैनो नाइट्रोजन की जो सी स्प्रे स्टार्ट हुई है, पचराव बहुत ज्यादा इनओवेटिव तरीके से देखें तो सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव हमें लगा वो इस पचराव में। दूसरी चीज आई कि नंबर ऑफ सीड्स का इसमें बढ़ा। फिर उसके बाद हमारी मस्टर्ड के अंदर, सरसों के अंदर भी 8.40% की वृद्धि हमारी इसके अंदर आई। वो 3 स्प्रे नैनो नाइट्रोजन के और सेम ट्रीटमेंट हमारे इसमें हमने जो कंपोस्ट खाद है वो 7 टन का है, क्योंकि इसमें डीएपी की कम आवश्यकता होती है, इसलिए हमने कंपोस्ट खाद का कम इस्तेमाल किया। तो वो सारे ट्रीटमेंट करते हुए इस तरह से हमने इसके अंदर पैदावार में 8.40% की पैदावार में। किसान भाई, इसके साथ साथ एक चीज हमने बहुत अच्छी इसमें नोट की है कि इसमें कोई भी फसल है, मैं चारों की बताऊंगा इसके बारे बारी बारी। इसमें हमने ये देखा है कि जो मैच्योरिटी आती है वो पूरे टाइम पे आती है। जब नैनो की स्प्रे होती है तो मैच्योरिटी पूरे टाइम पे आती है, अर्ली मैच्योरिटी इसमें नहीं आती है। जैसे हमारी गेहूं की बात करते हैं, सरसों की बात करते हैं, फरवरी मार्च में टेम्परेचर जैसे राइज होता है उसी हिसाब से हमारी अर्ली मैच्योरिटी फसल के अंदर दिखने को। लेकिन इसमें यह देखा गया है कि जहां भी हमने नैनो नाइट्रोजन की स्प्रे की है उसमें अर्ली मैच्योरिटी नहीं, पूरे टाइम पे पकाव में आई है। तो अर्ली ये इसमें अब की बार देखा है कि 30 मार्च को एकदम बहुत तेज हवा चली है और लगभग हमारे उस एरिया के सभी वो 30 मार्च से पहले पकाव में आ चुके थे, और हमारी इस गेहूं की फसल ने फिर भी 8 से 9 अप्रैल को जाके ये हार्वेस्टिंग हुई है, यानी कि 9 दिन का जो है वो गैप इसके अंदर आया है। इसी तरह सरसों में हमने देखा है तो सरसों के अंदर भी हमारी इसके अंदर फुल मैच्योरिटी पे पकाव में रही है फसल। तिल की बात करें तो तिल में भी 7 दिन का अंतर मिला है। बाजरे की बात करें तो 5 दिन का अंतर बाजरे के अंदर, तो यानी कि अर्ली मैच्योरिटी नहीं आती है, ये बिल्कुल टाइम से पकाव में। दूसरी चीज आती है किसान भाइयों कि इसमें सबसे बड़ी चीज हमने नोट की है कि बहुत तेज हवा चलने के बाद भी इसमें लॉजिंग की समस्या बिल्कुल नहीं, लॉजिंग की 0% है। और ये अब की बार देखा कि 30 तारीख को बहुत तेज हवा चलती, बिल्कुल आंधी की तरह हवा चली थी, करीब 40 से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी हवा की, और उस समय भी हमारी फसल बिल्कुल इकसार खड़ी हुई थी। तो लॉजिंग की समस्या नहीं है, गिरने की समस्या इसके अंदर नहीं है। सिर्फ कारण यही है कि इसमें लास्ट तक ये काम करता है। जैसे कि डॉक्टर आलिया ने बताया था आपको कि इसमें ये जो है वो पौधे के अंदर जाके स्टोर होती है, और जब जब जरूरत पड़ती है पौधे को, वो धीरे धीरे पौधा इसको ग्रहण करता है। तो लास्ट तक ये इस पे काम करता है, इसीलिए इसकी मैच्योरिटी टाइम पे आती है, लॉजिंग की समस्या नहीं। तो ये है कि जो हमने ऑब्जर्वेशन इसके अंदर ली हैं, जो क्लियर दिखाई दी है, वो मैंने आपके साथ ये साझा की, और सभी रिजल्ट्स हमारे बहुत अच्छे आए हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक तरीके से भी किसान भाई इसमें बढ़ सकता है। अब ऑर्गेनिक तरीके से बढ़ने के लिए देखिए, अब जो हम बात शुरू में कर रहे थे कि उपजाऊ शक्ति हम कैसे बढ़ाएंगे, अब हम सिर्फ इस पे स्प्रे लेके चल रहे हैं। जमीन के अंदर जो हम ऐड कर रहे हैं वो हम सारा ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर रहे हैं, और ऑर्गेनिक मैन्योर ऐड कर रहे हैं, जिससे जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे हमारी जमीन का ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता जाएगा, और फोलियर स्प्रे से हम अपनी फसल की पैदावार लेंगे, बढ़ोतरी, फसल में बढ़ोतरी, और साथ में हमारी जमीन की जो उपजाऊपन शक्ति है वो भी बढ़ती है। तो जमीन की उपजाऊपन शक्ति बढ़ाने के लिए हमें नैनो जैसा एक विकल्प मिला है। हम मानते हैं बात कि पहले हम जब कहते थे तो किसान की बात यही आती थी कि हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग विकल्प नहीं है जिससे हम रासायनिक खादों को छोड़ के ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ सके। अब इसमें जो नेक्स्ट बात आ रही है वो आ रही है कि इस विकल्प के साथ अब हमें 10 एकड़ में हमारी अब की बार सब्जी का एरिया बढ़ा है, जो किसानों ने उसी एरिया में की है, और वो भी प्योर इसी तरीके से स्टार्ट की है, उसके भी रिजल्ट आने हैं। बाकी अभी तक जो रिजल्ट आए हैं, सिर्फ उसमें एक ही बात मैं और साझा करना चाहूंगा, सिर्फ ज्यादा समय होता जा रहा है, मैं समय थोड़ा ज्यादा ले गया हूँ, तो इसमें सिर्फ एक बात और बताना चाहूंगा कि गोभी की सरसों जब हुई तो क्या था कि अब की बार किसान थोड़ा सा लेट चला, तो वो गोभी की फसल उस समय रेट मंडी के अंदर बहुत कम हो गई। अब मंडी के अंदर हालत ये थी कि जो भी गोभी किसान लेके जा रहा था वो थैली के हिसाब से बिकती थी, कि एक 20 किलो की थैली है, उसका 80 रुपए दे दिया, 100 रुपए दे दिया। लेकिन उस किसान की जो गोभी थी वो तौल के बिकी, क्योंकि उसकी क्वालिटी अलग थी, ऑर्गेनिक तरीके से की थी, नैनो की स्प्रे की थी, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आई। और ये किसान ने खुद हमें ये बताया कि मेरी जो गोभी जा रही है वो
खुल के जा रही है, वजन के अनुसार जा रही है, तो यानी मेरे को ज्यादा इसका पैसा मिल रहा है। तो इस तरह की ये चीजें हमने जो है किसानों के साथ इस तरह की ट्रायल्स की हैं। ये कंटिन्यू हम 2 साल से कर रहे हैं और आगे भी हमारी ये चलती रहेंगी। और किसान भाइयों, इस तरह से हम इस उत्पाद को अपना के हम पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती की तरफ आ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर भी आपकी कोई सवाल हो, एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो नैनो की जो स्प्रे है वो आप हर फसल पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कपास के अंदर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। आप बाग के अंदर किन्नू में और नींबू के अंदर हमने स्प्रे करवाई है, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमने प्राप्त किए हैं। सब्जियों के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट है। तो हर तरह की फसल में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी का पुनः धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने अपने वक्तव्य में पूरे विस्तार से अपना जो 3 फसली सीजन का इनका परीक्षण थे किसान के खेत पे, उसके बारे में बड़ा विस्तार से बताया। कितने % हमने वृद्धि की है और कितने मृदा स्वास्थ्य में कितना सुधार हुआ है। तो इसके लिए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि वर्चुअल पे थोड़ा टाइम इतना नहीं लग पाता, लेकिन जैसे ही हालात सुधरेंगे भौतिक रूप से फिर आप लोगों की आपकी सेवाएं लेंगे, किसानों के बीच आपको रूबरू करेंगे। हमारे बीच में डॉक्टर दिनेश कुमार त्यागी साहब हैं, जो प्रबंध निदेशक हैं सीएससी के। सीएससी भी कृषि के विकास में एक अपना अहम योगदान अदा कर रही है डिजिटल इंडिया के माध्यम से। तो मैं अनुरोध करूंगा त्यागी साहब को कि वो भी अपने वक्तव्य से हमारे किसान भाइयों को और दूसरे श्रोताओं को लाभान्वित करें। त्यागी साहब। थैंक यू ओंकार जी, थैंक यू वेरी मच। और पहले वाइस चांसलर जी का बहुत बहुत शुक्रिया, योगेंद्र जी, अनिल जिन्होंने अभी एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से, और रमेश आलिया जी, और बाकी जो साइंटिस्ट आज हमारे साथ इफ्को के जुड़े हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सीएससी परिवार की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छा ये सिस्टम जो आपने डिज़ाइन किया है, और विद नॉट ओनली विद थ्योरी बट ऑल्सो विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। हमारे लोग जो गांव में काम करते हैं, हमारे जो कॉमन सर्विस सेंटर, तो ज़्यादातर हमारा काम ही गांव में है, और किसान के साथ बहुत ज़्यादा हम लोग करते हैं। जैसे किसान की पीएम किसान सम्मान निधि है, उनको मदद करते हैं, और किसान को हम इफ्को के कुछ प्रोडक्ट भी ऑनलाइन उपलब्ध कराते हैं। वो भी योगेंद्र जी ने हमारी मदद की है। इफ्को के सिस्टम के साथ हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो इंटीग्रेटेड है, तो कोई भी किसान गांव में बैठ करके ऑनलाइन वो प्रोडक्ट खरीद सकता है। एक जो समस्या सबसे बड़ी रहती है वो है कि किसान को अवेयरनेस कैसे क्रिएट किया जाए। हाउ डू वी ट्राई एंड क्रिएट मोटिवेट द फार्मर, जो कि ट्रेडिशनल सिस्टम से शिफ्ट करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। वो जैसे अनिल यादव जी ने बताया कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, वो तो कृषि विकास केंद्र के हैं, तो उन्होंने आसानी होती है उनको कन्विंस करने के लिए। बट हमारा जो एंटरप्रेन्योर है वो फार्मर को कैसे कन्विंस करे कि वो ट्रेडिशनल सिस्टम को शिफ्ट करके ये वाले प्रोडक्ट को यूज करना शुरू कर दे, चाहे वो सागरिका हो, चाहे वो नानो यूरिया हो। उन सबको हमें तो बहुत अच्छा लगा। सी, आप ना कि फर्टिलाइजर को क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, बट आप एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जैसा कि दैट इज अ बिग अचीवमेंट। अगर हम गांव वालों को कंबाइंड एफर्ट के प्रोडक्टिविटी आपकी सस्टेन रहेगी या एनहांस होगी, और आप अपने आप को, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को बचा पाएंगे, और एनवायरनमेंट और फसल और अपनी जो सॉइल है उसकी हेल्थ को मेंटेन कर पाएंगे। दैट इटसेल्फ इज अ ग्रेट इनिशिएटिव। थोड़ा सा एग्रेसिवली परस्यू करना पड़ेगा। हमें लगता है कि हम आपके साइंटिस्टों की ज्यादा मदद लेंगे। कुछ हमारे लोकल भाषा में, जैसे बंगाली में, तो बंगाली में शायद वो उसको अच्छा लगेगा। ऑल ऑफ देम मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी बिकॉज वी वर्क इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स। तो कुछ असम में है, तो हम आपके साइंटिस्टों की मदद लेकर के कंटिन्यूस प्रोसेस पे आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको थोड़ा सा मोटिवेट करें और थोड़ा एक्साइट करें। And then when they get excited, they will take some pilot programs initially to try and establish the credibility and do that part of the work. जैसे अनिल जी ने बताया कि अगर हम ऑर्गेनिक के साथ नैनो को यूज करें तो बहुत बड़ा है, इट्स ए बिग अचीवमेंट। ये हमें नहीं मालूम था कि अगर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को यूज करके और ऊपर नैनो को कर दे तो सॉइल भी बरकरार रहती है और प्रोडक्टिविटी भी सेम और एनहांस होती है। दैट itself can be a great achievement and they are tried in all crops, so should not be very difficult. इस कंट्री में जहां जहां जो क्रॉप होती है, चाहे वो नॉर्मल सीरियल क्रॉप्स हो या वेजिटेबल्स हो, उन सब में ये यूज किया सकता है। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि हम
50% यूरिया प्लस नैनो यूज करते हैं, लेकिन हम सिर्फ नैनो यूज करें तो वो संभव है क्या? तो अनिल जी ने बताया कि सिर्फ नैनो भी यूज करके हम कर सकते हैं, और वो रमेश जी ने बताया, सॉरी, और डॉक्टर रमेश ने और अनिल जी ने अब बता भी दिया कि ऑर्गेनिक नीचे यूज कीजिए और ऊपर आप नैनो यूज किए थे, आपको पूरा यूरिया यूज करने की जरूरत नहीं है। दैट कैन बी रिवोल्यूशनरी। आई थिंक बहुत अच्छा। आई मस्ट थैंक ऑल द साइंटिस्ट हु वर्क, स्पेशली डॉक्टर रमेश रालिया हु हैज ब्रॉट दिस कॉन्सेप्ट, और जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, बहुत अच्छा काम किया। एंड आई थिंक यू डिजर्व पद्म श्री, इन माय वर्ड्स यू डिजर्व ए ग्रेट पद्म श्री फॉर डूइंग सच ए वंडरफुल वर्क। क्वाइटली किया है, थोड़ा सा एग्रेसिवली परस्यू करना पड़ेगा, थोड़ा मार्केटिंग थोड़ा एग्रेसिवली करनी पड़ेगी। सी एनी प्रोडक्ट विच इज डेवलप, मार्केटिंग में जो रिस्क है उसको मिटिगेट करने के लिए हमें थोड़ी डिवाइस करना पड़ता है, हाउ डू वी मिटिगेट रिस्क। और जो हमारा पर्सन है, जो पर्सन जैसे हमारा एंटरप्रेन्योर है, उसको हम कैसे इंसेंटिवाइज करें। बिना इंसेंटिव के नहीं करता है, बिना इंसेंटिव के काम नहीं करता है। समटाइम द इंसेंटिव वर्क क्वाइट अ लॉट इन एनेबलिंग पीपल टू टेक रिस्क, वो फिर उसको रिस्क मिटिगेशन के लिए इंसेंटिव काम करता है। तो अगर हम एंटरप्रेन्योर के लिए सेल ऑफ दिस नैनो एंड अदर प्रोडक्ट का सफिशिएंट इंसेंटिव बना दें, तो वो फिर उसको बता देगा। देन ही विल ब्रिंग द फार्मर्स टुगेदर collectively, try and over a period of time explain to them and do an experimentation also wherever is required. तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम लोग 6000 FPO भी बना रहे हैं, वन इन एवरी ब्लॉक, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। उसमें द ऑब्जेक्टिव इज ऑलमोस्ट द सेम कि फार्मर्स के साथ भारत सरकार भी चाहती है एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ द फार्मर कैन थ्रू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कैन बी इम्प्रूव। वही FPO का कॉन्सेप्ट है, और हमने 6000 में से करीब 2000 के करीब आइडेंटिफाई कर लिए हैं। And our team is very aggressive. Hopefully, just to be complete 6,000 of them. और ये 6,000 FPO बहुत अच्छे हैं. Some are amazing. They may look very like farmer type, but there are great entrepreneurs. Skill है उनके पास, उनके inherently enterprising skills हैं. कुछ भी कर सकते हैं आप, जैसे भी कहेंगे वैसे वो adopt करते हैं। लेकिन वो जो convincing arguments हैं, वो बनाने के लिए हमारा entrepreneur, हमको उसको empower करना है, उसको train करना है, motivate करना है, incentivize करना है, और लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट्स मीट करनी है। अगर वो ऑर्डर देता है तो उसके जहाँ पे पहुंच जाना चाहिए टाइम से। अगर हम इन चीजों को ध्यान रखेंगे तो दिस कैन बी ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। हम लोग 1 लाख गांव को डिजिटल विलेज बना रहे हैं, भारत सरकार की स्कीम है 1 लाख डिजिटल विलेज। हमारी तो रिक्वेस्ट रहेगी योगेंद्र जी से, 1 लाख गाँव में यूरिया बंद कर देते हैं। अगर आप थोड़ी सी मदद करें, दिस 1 लाख डिजिटल विलेज विल हैव नो यूज ऑफ यूरिया। As a organization or company, you might get financially affected because आप तो यूरिया बेच के पैसा कमाते हैं, पर देश का भला होगा, देश का भला होगा। As somebody said, IFFCO is not only for making money but also helping farmers. I agree with him. And योगेंद्र जी is a classic example. उनका सारा मकसद रहता है किसान की मदद कैसे की जाए। तो IFFCO का see, money will come through various other means and processes, but ultimate objective is to help the citizen. वो गांव वाले लोग की कैसे मदद की जाए कि उसकी स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसकी प्रोडक्शन ठीक रहे, उसको जो रिस्क होते हैं कल्टीवेशन में उनको कैसे मिटिगेट किया जाए। इफ वी कैन डू दैट पार्ट ऑफ द वर्क, दैट कैन बी अ फिनोमिनल स्टोरी। तो हमारी रिक्वेस्ट है, योगेंद्र जी तो हमारे साथ हैं, हम जुड़े हैं, और बहुत सारे से बहुत टाइम से उन्होंने हमें मोटिवेट किया था, और उन्हीं की वजह से ये हम CSC में फार्म रिलेटेड प्रोडक्ट्स लेके आए। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि 1 लाख डिजिटल विलेज को आप अडॉप्ट कर लीजिए। IFFCO कैन अडॉप्ट 1 लाख डिजिटल विलेजेस। थोड़ा थोड़ा काम कराइए ओवर ए पीरियड टाइम। दिस इज ओवर ए पीरियड, 1 साल में तो नहीं होगा, बट ओवर ए पीरियड टाइम 1 लाख डिजिटल विलेज विल हैव ओनली ऑर्गेनिक, और हम आपकी मदद करेंगे विद यूज ऑफ बोथ सागरिका एंड नैनो यूरिया। वी कैन एक्चुअली क्रिएट एन ऑर्गेनिक वैल्यू। और अनिल जी जैसे कुछ वो साइंटिस्ट अलग अलग KVK में बना देंगे, जो एक्सपेरिमेंट करेंगे। अनिल जी ने जो रेवाड़ी में किया है, दैट कैन बी ऑल्सो रेप्लिकेटेड इन ऑल द KVK। सारे KVK साइंटिस्ट हमारे सिस्टम के साथ जुड़े हैं और टेली कंसल्टेशन करते हैं एग्रीकल्चर में, तो वी कैन एक्चुअली हेल्प देम एंड ट्राई एंड एम्पावर दोस कम्युनिटीज टू ट्राई एंड सपोर्ट देम। So thank you very much for inviting me. For me, it's a new subject and it's an eye opening. और सारे साइंटिस्टों को बधाई, स्पेशली डॉक्टर रमेश रालिया जी ने बहुत अच्छा काम किया, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। और अनिल जी ने जिन्होंने ये पायलट करके प्रूव किया कंसेप्चुअली, विच इज ऑल्सो वेरी यूजफुल, एंड योगेंद्र जी हैज ऑलवेज बीन ए ग्रेट। और वाइस चांसलर जी को बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने टाइम निकाला, और आप सर एड्रेस करेंगे तो हमारे बच्चे थोड़ा मोटिवेट हो जाएंगे। दे मस्ट बी ऑल्सो ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग टू द यूट्यूब। कुछ आप सुनेंगे, कुछ यूट्यूब चैनल को हम बाद में सर्कुलेट कर देते हैं अपने 4 लाख सेंटर में, तो whenever it's convenient they'll do listen to these advices. Thank you so much. थैंक यू सर, आपके आशीष वचनों के लिए। निश्चित रूप से
आपके और हमारी संस्था इफ्को के प्रयास से हम देश देश के कोने कोने तक के जितने हमारे किसान हैं उनकी और ज्यादा बेहतर सेवाएं हम कर पाएंगे। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के इस हमारे कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय श्री योगेंद्र कुमार जी, विपणन निदेशक इफ्को नई दिल्ली साहब का हमेशा प्रयास रहता है कि हम कुछ किसान के लिए करें, जो अंतिम छोर पे किसान है उसके लिए कुछ करें। और खासकर ये भी एक प्रयास रहता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे बच्चे हैं, बेरोजगार बच्चे हैं, उनके लिए कुछ ऐसा करें कि वो अपना रोजगार सर्जन करें, अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से निर्वाह कर सकें। तो हमेशा फोकस साहब का ग्रामीण परिवेश में रहता है, चाहे वो खेती से संबंधित हो, उनके व्यवसाय से संबंधित हो या किसी दूसरे तरीके से संबंधित हो, ताकि उनका जो रहन सहन है, उनका जो आर्थिक स्थिति है, उसमें थोड़ा सा सुधार हो। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपने परम आदरणीय विपणन निदेशक महोदय को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने आशीष वचनों से हमारे सभी श्रोताओं को लाभान्वित करें। श्री योगेंद्र कुमार। सर अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट। आज के कार्यक्रम के परम आदरणीय मुख्य अतिथि डॉक्टर काम्बोज साहब, वाइस चांसलर एचएयू, एक बहुत ही प्रतिष्ठित देश का संस्थान जिसने बहुत योगदान किया है कृषि में, ऐसे कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, और हमारे बीच में उपस्थित डॉक्टर दिनेश त्यागी साहब, जिनसे हमेशा हम प्रेरणा लेते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत अच्छे विचारक हैं और बहुत ही समर्पित व्यक्तित्व है इनका, जो हमेशा किसान के लिए, गांव के लिए, छोटे लोगों के लिए सोचते हैं। सोचते ही नहीं, उसको करते भी हैं। इनके निर्देशन में जो सीएससी की एक उत्थान हुआ है, जो प्रगति हुई है, वो बहुत ही अतुलनीय है। 4 लाख वीएलईज हैं और जितनी भी मौलिक सुविधाएं हैं, मौलिक सुविधाओं के साथ साथ बहुत सारे आदान और उत्पाद भी वीएलईज के माध्यम से बहुत सस्ती दर पे गांव में उपलब्ध कराने का अगर किसी ने कार्य किया है, वो नाम है श्री दिनेश त्यागी साहब का। ऐसे इन्होंने मेरा आमंत्रण स्वीकार किया, इनका बहुत बहुत आभार। डॉक्टर रमेश रालिया जी, हमारे स्टेट मैनेजर, और खास तौर पे मैं डॉक्टर अनिल यादव के योगदान की सदैव सराहना करता हूं। इन्होंने एक ऐसा रास्ता दिखाया है, एक ऐसा प्रयोग किया है, और वो प्रयोग मुझे लगता है इन्हीं की दिमाग की उपज है। कैसे 2.5 टन कंपोस्ट, कैसे बायो फर्टिलाइजर, कैसे बायो डिकम्पोजर, कैसे सागरिका और नैनो के साथ जो अनुभव प्रयोग आपका बिल्कुल अभिनव प्रयोग है, उस अभिनव प्रयोग को मैं चाहता हूं सर, त्यागी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, कम से कम हर वीएलईज को ये पता चल जाए कि ऐसा भी किया जा सकता है। इसको हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों में प्रचारित करना चाहिए। और बहुत समर्पित व्यक्ति हैं डॉक्टर अनिल यादव, इनका योगदान है, डॉक्टर रमेश रालिया साहब का योगदान है। मैं कोई अब तकनीकी बात करने के बिल्कुल भी मेरा इच्छा नहीं है, न अभी आवश्यकता है। अभी अपने कुलपति महोदय को हम सुनेंगे, लेकिन कुछ प्रश्न आए थे इसमें, उनका उत्तर दे दूं, नहीं तो फिर अनुत्तरित रह जाएंगे। एक किसी हमारे भाई ने पूछा था, ये कितने रुपए का मिलेगा नैनो? ये 240 रुपए का एक आधा लीटर का जो बाटल है वो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। एक ने टेम्परेचर पे इसका प्रभाव पूछा था, ये टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, बिल्कुल स्टेबल रहेगा और 2 साल तक एकदम स्टेबल प्रोडक्ट है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एक अभी पूछा था किसी आदमी ने कि इसको किस किस फसल पे यूज किया जा सकता है, तो उसका जवाब ये है कि जो भी फसल है सबको नत्रजन चाहिए, और जिसको भी नत्रजन चाहिए उसमें इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये कुछ प्रश्न थे जो मैं आपको अभी इसका उत्तर मैंने दिया है। अभी और किसी के दिमाग में कोई प्रश्न आ रहा हो तो उसको पूछ ले। और अभी देखिए, खरपतवारों के साथ भी प्रयोग किया जा सकता है क्या? खरपतवारों के केस में पहले खरपतवार निकालिए फिर प्रयोग करिए तो ज्यादा अच्छा इसका परिणाम मिलेगा, नहीं तो फिर उसमें नैनो नाइट्रोजन तो खरपतवार को भी चाहिए, खरपतवार भी बढ़ जाएंगे। उचित ये होगा पहले खरपतवार नियंत्रण किया जाए फिर प्रयोग किया जाए तो अच्छा होगा। तो इफ्को किसानों की अपनी सहकारी संस्था है, इसमें बिल्कुल सीधे किसानों के पैसे से ये बनी हुई संस्था है।
किसानों का पैसा सोसाइटी में लगा, सोसाइटी का पैसा इफको में लगा, और ऐसे पैसे से बनी ये संस्था जो आज विश्व की सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च सहकारी संस्था के रूप में पहचानी जाती है, वो सब आप लोगों का आशीर्वाद है जो इस समय मेरी आवाज को सुन रहे हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से संस्था निर्मित हुई है और आगे भी उन्हीं की सेवा में रत रहेगी, ऐसा मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं, विश्वास दिला सकता हूं। अभी आप एक बात और करिएगा, कभी कोई उत्पाद लो, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो आपकी अच्छाई के लिए हो, जो आपके कृषि के निवेश हो, उनमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इफको के उत्पादों को भी एक बार प्रयोग करके आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये जो उत्पाद हैं ये आपकी अपनी संस्था ने बनाए हैं, ये तो नंबर एक बात है। उसकी कीमत भी सबसे कम है और उसकी गुणवत्ता भी श्रेष्ठ है। अभी एचएयू के रजिस्ट्रार साहब से एक बार मेरी मुलाकात हुई थी एक कार्यक्रम में, ऐसे ही डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने किया था, तो उन्होंने मुझसे एक परिकल्पना हम लोगों ने की थी दिमाग में कि कृषि विश्वविद्यालय एचएयू एक बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान है, उनके तमाम तरीके के केंद्र हैं, उन केंद्रों पे भी क्या कृषि निवेश उपलब्ध करा करके कुछ काम शुरू किया जा सकता है। ये हम लोगों ने एक योजना बनाई थी। अब उस योजना में आज कुलपति महोदय भी हैं, मैंने इसीलिए विशेष रूप से उनके संज्ञान में डाला कि क्या ऐसा संभव हो सकता है। अभी इस कार्य में त्यागी साहब तो हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। अभी 1-2 दिन पहले ही प्रबल ने एक सर कार्यक्रम रखा था महाराष्ट्र का, वहां पे इतने अच्छे ढंग से कुछ वीएलईज ने नैनो यूरिया की मांग की, और नैनो यूरिया की मांग की, पूछा साहब कब तक मिलेंगे, हम लोग इसका इंतजार कर रहे हैं, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। उसी क्रम में एक और अभी प्रश्न मैंने देखा था आज, उसने पूछा था कब तक हमको उपलब्ध होगा। इसका जो उत्पादन है वो डॉक्टर आलिया उस उत्पादन से भी जुड़े हुए हैं, ये सही तारीख बता सकते हैं, लेकिन हरियाणा राज्य के लिए हम चाहे जैसे हो डॉक्टर आलिया देते हैं इसको बना के, आप लोगों को हम कोशिश करेंगे 15 जून से आपूर्ति शुरू करें। इसका कमर्शियल, कभी हम लोगों ने इसका कोई कमर्शियल एंगल से कोई बिक्री नहीं की है, जो भी दिया है सब निःशुल्क दिया है किसान भाइयों को, जो भी प्रयोग करने वाले साइंटिस्ट हैं सबको निःशुल्क दिया है। तो अभी हम निःशुल्क दे रहे हैं, अगर हमारा कमर्शियल स्केल पे उत्पादन नहीं शुरू हुआ तो भी हम निःशुल्क इस उत्पाद को देंगे। अब कितना देंगे ये डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा के ऊपर निर्भर करेगा, इनकी मांग कितनी है, और डॉक्टर आलिया दोनों लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कम से कम 10,000 बाटल हरियाणा राज्य के लिए जून के महीने में जरूर दें, कम से कम 10,000 लोगों तक जाए। अगर कमर्शियल स्केल पे प्रोडक्शन नहीं शुरू होता है, अगर कमर्शियल स्केल पे प्रोडक्शन शुरू हो गया तो फिर आप जितना मर्जी लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो जो प्लांट हम लोग लगा रहे हैं कलोल में, उस प्लांट की क्षमता है 6 करोड़ बाटल पर ईयर। 6 करोड़ बाटल पर ईयर का मतलब है कि 50 लाख बाटल हर महीने बनेगी। तो ऐसे 7 प्लांट इफको लगाने जा रहा है, और जिस दिन हमारे 7 प्लांट लग के तैयार हो गए उस दिन हम 1 करोड़ 30 लाख टन यूरिया को रिप्लेस कर देंगे। आप कल्पना करिए, अगर 1 करोड़ 30 लाख टन यूरिया रिप्लेस हो जाए तो कितना हित होने वाला है पर्यावरण का, कितना हित होने वाला है पेयजल का, कितना भूमि का और कितना किसान का। डॉक्टर अनिल यादव जैसे साइंटिस्ट अगर देश में प्रत्येक राज्य में ऐसे 8-10 साइंटिस्ट हो जाएं जिन्होंने अपने दिमाग से कुछ खुद निकाला है, हमने नहीं इनको बताया, पुष्पेंद्र ने भी नहीं बताया, डॉक्टर पुष्पेंद्र ने भी नहीं बताया, डॉक्टर आलिया ने भी नहीं बताया, इन्होंने खुद अपना एक दिमाग लगाया कि कैसे हम रसायन को जीरो कर सकते। और क्या दिमाग लगाया इस व्यक्ति ने, देखिए केवल 1 नैनो की जो यूरिया की बाटल है इसमें 20 ग्राम नाइट्रोजन का तत्व है केवल, और 20 ग्राम में 86% एवरेज यूटिलाइजेशन है, डॉक्टर आलिया बताते हैं। तो केवल 4 ग्राम अवशेष बचता है 1 एकड़ में, और वो भी नगण्य है। और कहा सैकड़ों किलो यूरिया डाल डाल के हम लोग कैसे जो है हर, मैं नहीं कहता उससे नुकसान है, सही मात्रा में संतुलित रूप से डाला जाए तो यूरिया से भी बहुत फायदा है, नाइट्रोजन का उपयोग बहुत जरूरी है, लेकिन जिस तरीके से हम प्रयोग कर रहे हैं उस तरीके से प्रयोग करने में थोड़ा नुकसान भी है। तो मैं अब ज्यादा बात नहीं करूंगा, हम अपने कुलपति महोदय के प्रति आभार व्यक्त करेंगे
डॉक्टर दिनेश त्यागी के प्रति आभार व्यक्त करेंगे और हमारे जो वैज्ञानिक हैं, विशेष रूप से डॉक्टर रालिया और हमारे डॉक्टर अनिल यादव, जिनकी मैं सर्वत्र प्रशंसा करता हूं। चाहे जो कार्यक्रम हो, मैं रेवाड़ी की चर्चा जरूर करता हूं और डॉक्टर अनिल यादव का नाम निश्चित रूप से लेता हूं। लेकिन मुझे कुछ चीजें नहीं पता थी। उन्होंने बाजरे में भी प्रयोग किया है, उन्होंने तिल में भी प्रयोग किया है और उसमें जो उत्पादन इनका आया है बहुत अच्छा है। इतना ज्यादा उत्पादन बढ़ना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि को हमें जन जन तक पहुंचाना है। ऐसा कोई कार्यक्रम हम बनाने वाले हैं बहुत जल्दी और डॉक्टर अनिल यादव के विचार हमारे कम से कम हम बीएलई तक तो पहुंचा ही देंगे। त्यागी साहब इतनी अनुमति मुझे देंगे कि वो बीएलई तक तो पहुंच ही जाएगा। 4 लाख आदमियों तक तो पहुंचना ही पहुंचना है इसको। और आगे अगर ऐसे ही आप लोगों का आप हमारी 1 लाख बोतल, हमारी 1 लाख बोतल दिलवा देना हमारे एक एक गांव में, दे 1 देंगे लाख सर, गांव में। बिल्कुल दे देंगे सर, बिल्कुल दे देंगे। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय कुलपति महोदय को मैं अब सीधे आमंत्रित करता हूं। अब ओंकार को बीच में नहीं डालूंगा जिससे कुछ और समय मिल सके। ठीक है। और एक विशाल व्यक्तित्व के मालिक, एक बड़े वैज्ञानिक और एक देश के सबसे प्रतिष्ठित कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर कंबोज से अनुरोध है कि वो हम लोगों को मार्गदर्शन करें। सभी को मेरा नमस्कार। आवाज आ रही? हाँ, आवाज आ रही सर, बढ़िया आ रही। तो विश्व की सर्वोच्च सहकारी संस्था इफ्को द्वारा आयोजित नैनो यूरिया परिचय एवं फसल उत्पादकता में महत्व पर आयोजित वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए बहुत ही मान के योग्य मार्केटिंग डायरेक्टर डॉक्टर योगेंद्र कुमार जी, डॉक्टर दिनेश कुमार त्यागी जी, डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा जी, डॉक्टर रमेश रालिया जी, डॉक्टर अनिल कुमार, ओंकार जी, कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालय और इफ्को के सभी वैज्ञानिक साथी, परम आदरणीय किसान भाइयों, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मैं कृषि के अंदर यदि हमें जागृति लेके आनी है तो उनसे जुड़े जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं सभी इस कार्यक्रम में मौजूद है। विश्वविद्यालय है, किसान है, हमारी सहकारी संस्था है, सीएससी है। यानी कि मुझे नहीं लगता यदि हम सब मिलके ये प्रयास करेंगे कि हमारे किसान की आय भी बढ़े, हमारा वातावरण भी शुद्ध रहे, अपनी जमीन को भी हम ठीक रख सकें, और साथ में जो सबसे बड़ा चुनौती का विषय आज के दिन है कि किस प्रकार हम रसायनों का कम प्रयोग भी करें, उनकी क्षमता भी बढ़ाएं, ताकि हम, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे की बात है, चाहे उसको रखने की बात है, और चाहे उसको प्रयोग करने की विधि है जिसमें कम से कम हमें लेबर का प्रयोग करना पड़े, इस तरह के विषयों पे जब कोई भी गोष्ठी, कोई भी कार्यक्रम आयोजित होता है तो ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। आज का विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसको जमीन में इकट्ठा नहीं किया जा सकता। आप फास्फोरस का प्रयोग करते हैं, पोटाश का प्रयोग करते हैं, तो यदि हम ज्यादा भी प्रयोग कर देते हैं तो वो जमीन में जमा हो जाता है, प्रयोग होता है। लेकिन जो नाइट्रोजन है उसको जमीन में जमा नहीं किया जा सकता, और इसीलिए जब हम जरूरत से ज्यादा यूरिया का प्रयोग करते हैं या वो घुल के पानी को खराब करता है, यदि वो हवा में उड़ता है तो वातावरण को खराब करता है, और कहीं ना कहीं जब ज्यादा प्रयोग करते हैं तो कई प्रकार के कीड़े व बीमारियों को भी वो जन्म देता है, जिसके लिए नियंत्रण के लिए फिर हमें रसायनों का प्रयोग करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं
ये सारी जब प्रक्रिया शुरू होती है तो हमारी फूड चेन में भी वो आता है और फिर वो हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान करता है। और यही कारण है आज कोरोना के इस समय में जिस प्रकार से हम जूझ रहे हैं, हमारी दैनिक चर्या में भी आप देखें तो कुछ बीमारियां इस प्रकार से आई हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें रसायनों का एक बहुत बड़ा योगदान। तो डॉक्टर रमेश रालिया जी ने इफ्को के माध्यम से इस विषय पे जो कार्य किया है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। और जो ये कार्य किया जा रहा है इसमें किसान, विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र सभी को भी जोड़ा गया है। जैसा कि बताया गया कि 2 साल से हम विश्वविद्यालय में भी इस विषय पे, गेहूं की फसल पे हमने परीक्षण किए हैं और मैं उसका रिपोर्ट भी देख रहा था, उसमें उत्साहजनक परिणाम मिले हैं। और हम इस विधि से जो है नाइट्रोजन खाद की बचत कर सकते हैं। और जैसा कि बताया गया कि इसकी जो कीमत है वो भी काफी ठीक रखी गई है, ताकि किसान को यदि छिड़काव करने में थोड़ा बहुत लेबर लगता है तो वो पूर्ति उससे हो सके कि उसको केमिकल जो है वो सस्ती दरों पे मिले। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसी कड़ी के अंदर जब मैं रिपोर्ट्स देख रहा था तो उसमें एक जो अच्छी स्टडी भी साथ में की जा रही है कि जब हम इसका प्रयोग करते हैं, जमीन में जो खुराक पड़ी हुई है, चाहे वो नाइट्रोजन के रूप में है, चाहे फास्फोरस है, पोटास है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, उन पे क्या प्रभाव पड़ता है। कहीं उनकी कमी तो नहीं हो रही है, वो तो ड्रेन आउट नहीं हो रहे हैं। तो ये विषय भी साथ में लग के विश्वविद्यालय शोध कर रहा है। और क्योंकि शोध एक निरंतर प्रक्रिया भी है, इसमें इसको सुधार करने में, इसकी एफिशिएंसी को और बढ़ाने में, दूसरे जो तत्व हैं उनको भी इसी दिशा में ले जाने में। और जैसा कि आज एक विषय और सामने निकल के आया कि क्या हम जो ऑर्गेनिक हमारी खेती है उसके अंदर जब भी हम ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि यूरिया जो है फसल को पूरा टाइम चाहिए, पकने तक चाहिए। फास्फोरस और पोटास जैसा कि हमारे शोध बताते हैं कि उसकी 2/3 मात्रा उसके शुरू के 1/3 फसल के पूरे जीवन चक्र के लिए चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो उसको अंत तक चाहिए। और क्योंकि ये जो नैनो यूरिया है इसका बड़ी आराम से एकदम रिलीज ना होके बहुत स्लोली ये पौधे को मिलता है, और इसीलिए अंत तक जब ये पड़ा रहता है तो उसमें जो क्लोरोफिल कंटेंट है वो अंत तक रहता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी ठीक चलती होगी। और उसी कारण से कहीं ना कहीं जो पैदावार में वृद्धि की बात हर परीक्षण से नजर आई है, निकल के आई है, ये उससे जुड़ी हुई है। और क्योंकि ये आराम से मिलता है तो जो एकदम बढ़वार होती है, फसल का रंग बदलता है, जिससे कीट आकर्षित होते हैं, शायद उस प्रक्रिया पे भी रोक लग रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कीड़े बीमारियों का प्रकोप भी इसके प्रयोग से कम होगा। और वो शोध जो है वो भी साथ में आप लेके चल रहे हैं। और एक जो सबसे अच्छी बात है कि हम 3 टियर सिस्टम में काम कर, विश्वविद्यालय शोध के लिए है, वहां पे उत्पाद है, रालिया जी शोध कर रहे हैं, उसको विश्वविद्यालय में टेस्ट किया जा रहा है। किसान के खेत में भी साथ के साथ हमने रिवाड़ी कृषि विज्ञान केंद्र का जिक्र किया। मुझे लगता है कि इस बार आप दूसरे कृषि विज्ञान केंद्रों में भी, जैसा कि अभी हमारे दिनेश कुमार त्यागी जी ने बताया कि वो 1 लाख डिजिटल विलेजेस की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इसमें वो संस्थाएं जो इसको देश के कोने कोने तक लेके जाने में सक्षम है, उन संस्थाओं को भी साथ में जोड़ा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं
इस उपलक्ष्य में इफ्को को मुबारकबाद भी देना चाहूँगा, उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा, आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा कि मैं भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन पाया। और एक बात आपने कियोस्क सेंटर की अभी की थी, हमारे मार्केटिंग डायरेक्टर साहब ने, डॉक्टर योगेंद्र कुमार जी ने, तो वो बड़े ही प्रतिभावान हैं, मुझे पहले भी कई कार्यक्रमों में मिले हैं। इफ्को से मेरा भी पुराना रिश्ता है, मैं काफ़ी कार्यक्रम साथ में मिलके करता रहा। जहाँ भी कृषि विज्ञान केंद्र में हमने जो वो खोले हैं, हमारा ये प्रयास है, मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा जी, एक बार थोड़ी चर्चा इस बारे में हुई थी, हम दोबारा इस पे चर्चा करते हुए ये चाहेंगे कि जितने भी हमारे उत्पाद हैं, कम से कम उसकी जानकारी वो कहाँ पे उपलब्ध है। यदि हमारे पास स्टोरेज की इतनी व्यवस्था वहाँ पे नहीं हुई तो कम से कम एक कियोस्क पे ऊपर कृषि विज्ञान के अंदर जितने हरियाणा में हैं उनका तो मैं कह ही सकता हूँ कि वहाँ पे ये जानकारी हो, चाहे वो नैनो यूरिया की बात करें, चाहे बायो फर्टिलाइजर की बात करें, या कोई भी आपके कृषि में प्रयोग होने वाला यंत्र है, कोई भी तकनीक है, वो उस कियोस्क से मिलनी चाहिए ताकि किसान वहां पे आए और जो कम मात्रा में बायो फर्टिलाइजर्स हैं उनकी यदि कुछ वहां पे हम स्टोर करके, यदि कोई 1 या 2 बोतल लेने वाला छोटा किसान है, सीमांत किसान है, कई बार वो कृषि विज्ञान केंद्र में जानकारी के लिए तो आ जाता है, लेकिन यदि मैं उसको कहूँ कि ये बोतल आपको यमुनानगर में या करनाल में इफ्को के केंद्र पे मिलेगी, तो कई बार इसमें थोड़ी सी वो दिक्कत पेश करता है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि उसका भी हम क्या तरीका निकाल सकते हैं ताकि उसको वो उपलब्धता वहीं पे हो जाए। और उसको कई बार हमारे जैसा कि गैप की जब हम बात करते हैं तो ऐसी कुछ समस्या हमारे किसान भाइयों के साथ हैं, तो मैं चाहूँगा कि हम सब लोग मिलके, ये एक दिन का रिश्ता नहीं है, हमारा ये चलता रहेगा। और कुलपति तो हूँ मैं, लेकिन कुलपति के साथ साथ किसान का दर्द यदि हम समझ पाए, किसान को यदि हम ईमानदारी के साथ कोस्ट इफेक्टिव उत्पाद पहुंचा पाए तो निश्चित रूप से वो एक रियल नेशन की सर्विस होगी, ऐसा मैं मानता हूं। आप लोगों ने ये आयोजन किया, इसके लिए पुनः आपको मुबारकबाद भी देता हूं और सभी स्टेक होल्डर्स को जोड़ने के लिए आप इसके बधाई के पात्र भी हैं। और हमारे जितने भी किसान भाई यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो क्योंकि वैज्ञानिक भी हैं, हमारा जो बिक्री से संबंधित संस्थाएं हैं वो भी जुड़ी हैं, और विश्वविद्यालय से संबंधित भी यदि आपको कोई ऐसी चीज लगती है उससे जुड़े रहे तो हमें बताइए। यदि शोध में, उसके प्रचार प्रसार में कृषि विश्वविद्यालय जो अपना योगदान दे सकता है वो अवश्य ही देगा, ऐसा भी मैं इस अवसर पे आपको आश्वस्त करना चाहूंगा। आप लोगों ने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। परम आदरणीय डॉक्टर BR काम्बोज साहब, VC HAU हिसार ने अपने वक्तव्य में हम सभी को अपने ज्ञान से सरोबार किया है और आशा व्यक्त की है कि यूनिवर्सिटी और इफ्को और CSC मिलके और बेहतर तरीके से हम किसान की सेवा कर सकें। छोटे छोटे उत्पाद, क्योंकि जिनकी मात्रा कम है, वजन कम है, उनको सुगमता से वो हमारे किसान को उपलब्ध हो, चाहे वो CSC के सेंटर से हो, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हो, इफ्को ई बाजार या इफ्को के जितने भी चैनल हैं उनके माध्यम से उपलब्ध हो, किसान को उपलब्ध होने चाहिए। सर, आपने अपने वैल्यूबल टाइम से समय निकाल कर हमारे इस कार्यक्रम के लिए समय दिया और हमारे सभी सम्मानित किसान भाइयों को या दूसरी संस्थाओं से जुड़े हुए जो हमारे अधिकारी कर्मचारी साथी हैं उनको संबोधित किया, उनका ज्ञानवर्धन किया। इसके लिए मैं आपका अपनी तरफ से, अपनी संस्था इफ्को की तरफ से, राज्य कार्यालय हरियाणा की तरफ से तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। इसके साथ साथ डॉक्टर दिनेश त्यागी जी, जिन्होंने अपने व्यस्तम समय से निकाल के हमें जानकारी दी और ये बताया कि लगभग 1 लाख जो है FPOs CSC सेंटर और 6000 FPOs पूरे भारतवर्ष में CSC बनाने जा रही है। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से जो कृषि आदान है देश के छोर छोर तक, छोटे से छोटे किसान तक, वो उन चीजों को पहुंचाने में बिल्कुल एक बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी।
आपने भी हमारे किसानों को ये जानकारी दी, सभी को लाभान्वित किया। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं अपने माननीय विपणन निदेशक महोदय का, क्योंकि एमकेडी साहब का बहुत व्यस्तम समय रहता है और ये जो वेबिनार है या दूसरी जूम मीटिंग्स हैं वो सारा दिन इसी तरह कोविड-19 के कारण वो चलती रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे लिए समय निकाला, हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारी संस्थाओं के लिए, और जो हमें मार्गदर्शन किया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। डॉक्टर आलिया जी, जनक आज के इस नैनो यूरिया के, अपने बिल्कुल ज्ञान से, बारीकी से कि कैसे ये काम करता है, कितने % तक ये फसल को इसकी उपलब्धता रहती है और कैसे हम यूरिया की मात्रा को कम कर सकते हैं, ताकि ना केवल भूमि का स्वास्थ्य ठीक हो, उसके साथ साथ जो है ना पर्यावरण में भी अपना योगदान दे। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, विशेष रूप से धन्यवाद हमारे डॉक्टर अनिल यादव जी का, जो पिछले 3 साल से लगे हुए हैं अभी भी, और किसान का विश्वास जीतना। आज के टाइम में किसी किसान को ये समझाना कि भाई आप यूरिया छोड़ दो, डीएपी छोड़ दो या दूसरे रासायनिक खाद छोड़ दो, आप फसल पैदा कर लो, तो ये एक सौपन नजर आता है। लेकिन ये हमेशा किसान के संपर्क में रहते हैं। किसानों से ऐसे हैं कि जैसे टोल फ्री नंबर, कब कोई किसान संपर्क कर ले, बात कर ले, कोई झिझक नहीं है, और किसान फॉलो करते हैं डॉक्टर अनिल यादव को। हम खुद देखते हैं जब भी जाते हैं, तो जो डॉक्टर अनिल यादव ने कह दिया उनके लिए वो पत्थर की लकीर है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी मृदा स्वास्थ्य के बारे में, किसान की आमदनी को बढ़ाने के बारे में, खर्चा कम करने के बारे में। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता हूं अपने माननीय स्टेट मार्केटिंग मैनेजर का भी, जिनकी प्रेरणा से हमें ये आज का कार्यक्रम आयोजित किया, और विशेष रूप से धन्यवाद हमारे सभी सम्मानित किसान भाइयों का, क्योंकि हरियाणा में जो ये समय है सर, वो समय किसान धान की रोपाई की भी तैयारी में है, कपास की फसल के लिए भी तैयारी में है, गन्ना का जो किसान है वो गन्ने की फसल को संभालने के लिए लगा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हमारे वैज्ञानिक गणों को सुनने के लिए अपना 1.5 घंटे का जो समय इस संस्था को दिया है, हमारे वैज्ञानिक गणों के लिए दिया है। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से इस चीज का लाभ हमारे सभी किसान भाइयों को, सभी जुड़ी संस्थाओं को, सभी जो हमारे अधिकारी गण जुड़े हुए हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। मैं विशेष रूप से अपने सभी सम्मानित किसान भाइयों का, न केवल हरियाणा से, पंजाब से, मैं देख रहा था उत्तर प्रदेश से कानपुर तक के किसान जुड़े हुए हैं, राजस्थान के बाड़मेर के किसान जुड़े हुए हैं, उन सभी का भी बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जितने भी हमारे साथी लगे हुए थे, चाहे वो ई बाजार से हमारे साथी हैं, इफको एनसी से हैं, ITGI से हैं, IKSL से हैं, आप सभी का एक बार तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन है। नमस्कार सर, कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाजत है। हमारी IT टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, इनका बहुत सहयोग रहा, जिसकी वजह से कार्यक्रम हमारा सफल धन्यवाद हुआ है। रहा, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करने में सफल। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार।